जय हिंद एवरीवन। आज हम लोग ग्रेविटेशन चैप्टर में मास और वेट का डिफरेंस देखने वाले हैं कि मास का मतलब क्या होता है और वेट का मतलब क्या होता है। ठीक है, तुम लोगों ने ऑलरेडी कभी ना कभी इसके बारे में पढ़ा ही होगा। तो अगर जैसे मान लो कि मैं छोटा सा जनरल अगर मैं जानना चाहूँ कि मास क्या होता है, तो तुम उसके बारे में क्या समझते हो, मुझे बताओ। मास का मतलब क्या जानते हो? भैया, बताओ। the amount of particles that are present हिंदी में the बताओ, एकदम weight अपनी of the लोकल लैंग्वेज particle। में अच्छे से समझाने की कोशिश करो कि बाकी सबको भी समझ में आए। भैया, किसी चीज का वजन कि वो कितना वजन का है, उसको कितना भार है उसके अंदर। वेरी गुड। और वेट को क्या बोलते हैं फिर? भैया, वो कितना ज्यादा फोर्स लगा रहा है धरती की तरफ। वेरी गुड। ये एक इसका प्राइम डिफरेंस है। और अगर ये किसी को पता चल गया तो फिर मास और वेट में कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो चीज तुम्हें समझ में नहीं आएगी। जैसे मान लो कि मैं तुमको दिखाता हूँ, एक लेदर बॉल है, ठीक है, कंसिडर करो। ये वाली बॉल जो है वो तुम्हारी एक लेदर बॉल है, और इस बॉल को मैं बोल देता हूँ कि ये प्लास्टिक बॉल है। और मैं जब भी तुमसे पूछा करता था कि मुझे बताओ कि इनमें से किसका मास सबसे ज्यादा है, तो तुम लोग तुरंत बताते कि भैया आपका ए वाली बॉल का मास सबसे ज्यादा है, मतलब कि लेदर बॉल का मास सबसे ज्यादा है। और ऐसा क्यों बोलते थे? क्योंकि बोलते थे भैया ये भारी है, और ये वाली जो आपकी प्लास्टिक वाली बॉल है ये हल्की है। तो यार ये जो भारी हुई ए बॉल बी बॉल के कंपैरिजन में, ये क्यों हुई? क्यों? क्योंकि जो इसके अंदर जो क्वांटिटी थी वो मैटर कर रहा था। और वो क्वांटिटी बेसिकली क्या मैटर, मतलब कि जो तुम्हारी लेदर ए थी, लेदर ए वाली जो ए वाली बॉल थी उसमें जो क्वांटिटी थी ज्यादा थी एज कंपेयर टू प्लास्टिक वाली बॉल। इसी वजह से ए वाली बॉल क्या हो गई, भारी हो गई, और बी वाली बॉल क्या हो गई, तुम्हारी हल्की हो गई। तो मास तुम्हें क्या बताता है कि मास तुम्हें यह बताता है कि किसी एक बॉडी के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड है, मतलब कितना मैटर, कितनी क्वांटिटी उसमें कंटेन्ड हो रखी है, कितने उसके अंदर हो रखी है। ये चीज तुम्हारा मास बताता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये टोटली किस चीज पर डिपेंड हो रखा है, ये तुम्हारे मैग्नीट्यूड पे डिपेंड हो रखा है कि कितना मास है, कम मास है, ज्यादा मास है, थोड़ा मास है, बहुत ज्यादा मास है। मतलब कि मैग्नीट्यूड बता रहा है, डायरेक्शन नहीं बताने की कोशिश कर रहा है। नहीं कि अगर मान लो कि इस लेदर बॉल को मैं ऊपर फेंकूंगा तो इसका ज्यादा मास होगा, या फिर मैं नीचे फेंकूंगा तो इसका ज्यादा मास होगा, या फिर मैं इसको लेफ्ट साइड फेंकूंगा तो इसका ज्यादा मास होगा, या फिर मैं इसको राइट साइड फेंकूंगा तो ज्यादा मास होगा। मतलब कि किसी भी बॉडी के अंदर कितनी क्वांटिटी है वो उसका मैग्नीट्यूड है, और केवल मैग्नीट्यूड ही बताता है कि हाँ उस पर्टिकुलर बॉडी का मास कितना है। तो इस हिसाब से जो मैं इसकी मतलब क्या कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी लिखूंगा मास की, मैं वो लिखूंगा स्केलर क्वांटिटी। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि ये बताने की कोशिश करती है कि हाँ वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को अगर आपको पहचानना है तो केवल आप मैग्नीट्यूड से ही पहचान सकते हो, उसमें कोई भी डायरेक्शन का रोल नहीं आएगा। और अगर आपको कभी भी किसी भी बॉडी का अगर आपको मास चेक करना है, उसके अंदर की क्वांटिटी आपको चेक करना है, तो आपके पास दो चीजें होनी चाहिए। अगर आप मान लो कि लोकल मार्केट में हो तो आपको दिखाई देगा एक इक्वल आर्म बैलेंस, है ना, जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं तराजू। नाम सुना है? ठीक है। तो जो बेसिकली हाँ तराजू भैया। होता है वो तुम्हारे मास को ही बेसिकली मेजर करने के काम में आता है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि नहीं मेरे को माइन्यूट सा माइन्यूट मास मेरे को कैलकुलेट करना है, तब उस चीज में क्या काम आने वाला है? तब तुमने देखा होगा कि तुम्हारे साइंस लेबोरेटरीज में पाया जाता है तुम्हारा केमिकल बैलेंस, है ना। तो केमिकल बैलेंस और इक्वल आर्म बैलेंस ये दोनों ही सेम है। लेकिन जो केमिकल बैलेंस है ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं माइन्यूट सा माइन्यूट भी तुम्हारा मास को मेजर करके तुम्हें बता सकता है कि हाँ उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के अंदर कितना क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन्ड हो रखा है, उसमें कितना मास हो रखा है। तो जब भी तुम इनकी यूनिट को देखोगे तो जो इनकी यूनिट लिख कर आएगी वो हमेशा क्या लिख कर आएगी, केजी लिख कर आएगी। तो इसका मतलब क्या है कि मास की यूनिट क्या होती है, केजी होती है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। अच्छा मुझे बताओ, अगर मान लो कि मैंने बोला कि भैया लेदर का मास 5 केजी है, ठीक है 5 केजी है, और मैंने बोला कि भैया प्लास्टिक का मास है आपका 2 केजी है, तो तुमने ये बोला कि हाँ भैया इसका 5 केजी इस वजह से क्योंकि इसके अंदर जो मैटर है वो 5 केजी इसको बना रहा है, मतलब 5 केजी इसको भारी कर रहा है, और प्लास्टिक में मैटर केवल इतना ही कि जो उसको 2 केजी कर रहा है। तो मुझे बताओ अगर ये इस समय पाकिस्तान में बॉल है, ठीक है, और अभी मैं उसको उठा के अगर इंडिया में कर देता हूँ, तो मुझे बताओ क्या इसके अंदर का जो क्वांटिटी है क्या वो क्वांटिटी बदल जाएगी? क्या क्या वो क्वांटिटी हट जाएगी क्या, कि नहीं अब वो 5 केजी नहीं रहेगी, अब वो तुम्हारी 4 केजी हो जाएगी उसके अंदर? बताओ मुझे, भैया, बताओ। नहीं, वो मास चेंज नहीं होगा, पर अगर वेट चेंज नहीं हो केवल मास का सकता बताओ, है। केवल मास का बताओ। मास चेंज नहीं होगा। मास चेंज नहीं होगा ना। इसका मतलब क्या है कि जो क्वांटिटी अंदर है
जिस बॉडी के अंदर, वो हमेशा बनी ही रहती है, वो कभी चेंज नहीं होती। यही चीज मैंने बताने की कोशिश की कि अगर मान लो कि प्लास्टिक बॉल के अंदर तुम्हारा 2 kg का मटेरियल भरा था और लेदर बॉल के अंदर 5 kg का मटेरियल भरा था, और ये बॉल थी तुम्हारी पाकिस्तान में रखी हुई थी, और मैंने बोला कि चलो ठीक है अब इसको उठा के इंडिया ले आओ, तो जब मैं इसको उठा के इंडिया ले आया तो उसका मतलब ये नहीं है कि अब उसके अंदर का जो मास था या फिर जो उसके अंदर की जो क्वांटिटी थी, जितने उसके मैटर था, वो तुम्हारा 5 kg से 4 kg हो गया लोकेशन को बदलते ही नहीं, वो उतने का उतना ही रहा। तो इसका मतलब क्या है कि मास तो कभी चेंज हो ही नहीं सकता। तो मास फिर भले चाहे तुम जहां लेके जाओ, चाहे तुम पाकिस्तान से इंडिया लेकर जाओ, इंडिया से चाहे पाकिस्तान लेकर जाओ, या फिर आप यूनिवर्स में आप कहीं भी उस चीज को लेके जाओ, आपका मास कभी भी नहीं बदलेगा। इसका मतलब है कि जितनी भी बॉडी है हमारे आसपास अराउंड, जितनी भी बॉडीज है, फिर वो चाहे एक बॉल हो, चाहे बॉटल हो, फिर चाहे कप हो, चाहे जो कुछ भी हो, उसके अंदर जितना भी क्वांटिटी होता है पहले से बना होता है, वो हमेशा बना ही रहेगा। और क्वांटिटी मतलब कि मास, तो इसी वजह से बोलते हैं कि मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, और ये एक जगह से दूसरी जगह बस केवल ट्रांसफॉर्म होता है, और ये बेसिकली चेंज भी नहीं होता। मतलब कि यहाँ तुम्हारा 10 kg है तो वहां तुम्हारा 10 kg हो जाएगा। तभी तुमने देखा होगा कि जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि यहाँ है तुम्हारा मास, अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि 5 kg मास अगर तुम्हारा यहाँ है, तो तुम अगर मान लो कि मैं तुमको मून में लेके जाऊंगा तो भी तुम्हारा 5 kg मास भी वहीं रहेगा। तो अगर मान लो कि इस 5 kg के बगल में मैं अर्थ लिखता हूँ और इस 5 kg के बगल में अगर मैं मून लिखता हूँ, तो ये 5 kg जो दिखा रहा है ये क्या बता रहा है कि तुम्हारे बॉडी के अंदर कितना मैटर है, कितना मैटर है, उस मैटर का कितना वो कितना मैटर है, ना कि एक तरीके से तुम्हें वजन बताने की कोशिश कर रहा है। इसको क्या समझोगे कि हाँ ये एक मैटर है, उस मैटर का ये वजन है। ठीक है, तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ये इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं इतना भैया। इतना समझ में आ गया, चलो वेरी गुड। अच्छा, जब तुमने देखा होगा न्यूटन का फर्स्ट लॉ पढ़ रहे थे, तो हम लोग उसमें इनर्शिया के बारे में पढ़े थे, है ना? तो इनर्शिया को हम लोग क्या बोलते थे? इनर्शिया जस्ट नथिंग, इट इज अ मास। क्योंकि इनर्शिया का मतलब क्या होता था? टू रेजिस्ट अ चेंज, मतलब कि चेंज को रेजिस्ट करना। अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि हाँ भाई मैं अगर यूनिफॉर्मली जा रहा हूं तो मैं यूनिफॉर्मली ही जा रहा हूँ, अगर मान लो कि मैं रुका हुआ तो मैं रुका ही हुआ हूँ। और ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मेरा मास मेरे को डिफाइन कर रहा है कि हाँ तुम रुके रहो, तुम भारी हो तो तुम रुके रहो, और तब तक तुम नहीं हिलोगे जब तक तुम में एक एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाइड होगा, है ना? तो कुछ इस तरीके से तुम्हारा इनर्शिया और मास एक तरीके से कंपेयर करने की बात की जाती है। तभी है कि जिसको हम लोग बोलते हैं कि हाँ मास ऑफ जो बॉडी होती है वो बेसिकली इनर्शिया ऑफ बॉडी होती है, कि मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ज्यादा इनर्शिया होगा, क्योंकि जितना ज्यादा मास होता है तो उतना ज्यादा ही बॉडी अपने आप को चेंज नहीं करने देती है, मतलब रेजिस्ट करती है चेंज करने को। तब मैंने जो स्टार्टिंग में जो न्यूटन फर्स्ट लॉ में बताया था वही चीज मैं तुमको अभी भी समझा रहा हूँ। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इतना आ गया ना? तो ये होता है तुम्हारा मास। ठीक है, अभी देखो, अभी दिखाता हूँ तुम लोग को। ठीक, तो याद रखो, जैसे ही तुमने इसको देखा और मैंने तुमसे पूछा कि मुझे बताओ कि इसमें से लेदर मास, ये जो लेदर बॉल है उसका मास ज्यादा है रबर बॉल के कंपैरिजन में, तो तुमने तुरंत बता दिया। क्यों? क्योंकि भैया जो लेदर बॉल है ना, जो उस बॉडी का जो मास है वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि उसमें क्वांटिटी कितनी हो रखी है, और मुझे मालूम है कि भैया लेदर बॉल के अंदर ज्यादा क्वांटिटी पाई जाती है, इसी वजह से इसमें ज्यादा मास है। तो मुझे मालूम चल गया कि यार मास ज्यादा पाया जा रहा है, इसका मतलब है कि ज्यादा मतलब ज्यादा क्वांटिटी पाई जा रही है, तो केवल मैग्नीट्यूड बता रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रहा है। तो इस हिसाब से मैं इसकी क्वांटिटी को क्या बोल सकता हूँ? स्केलर क्वांटिटी बोल सकता हूँ। मतलब इसकी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो जाएगी? स्केलर क्वांटिटी हो जाएगी। और अगर कभी भी मुझको इसको मेजर करना है, कभी भी किसी मास को मेजर करना है, तो मुझे उसके लिए चाहिए इक्वल आर्म बैलेंस चाहिए। तो ये जो तुम देखते हो ये इक्वल आर्म बैलेंस है, जो लोकली मार्केट में अवेलेबल होता है, जिसके थ्रू हम लोग सर्च करते हैं कि हाँ यार तुम्हारा कितना मतलब क्या कहते हैं वेट है, कितना वेट नहीं है। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि ठीक है नहीं आपको साइंटिफिकली मतलब क्या कहते हैं बहुत माइन्यूट माइन्यूट से आपको मास निकालना है, तो फिर उसके लिए पाया जाता है आपका केमिकल बैलेंस। ये होता है केमिकल बैलेंस, तुमने देख रखा होगा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारे लेबोरेटरीज में, है ना? और जब भी तुम इनकी यूनिट्स को निकालते हो तो यूनिट्स को किस चीज से निकालते हो? तुम किलोग्राम किस से निकालते हो, जिसको हम लोग शॉर्टकट में क्या लिखते हैं? केजी लिख देते हैं। ये है। तो जैसे इसको देख रहा हो, ये तुम्हारा क्या होता है? ये केमिकल बैलेंस बोलते हैं। जब भी तुम केमिस्ट्री लैब में जाओगे, इवन फिजिक्स लैब में जाओगे, तो ये तुमको वहां दिखाई देगा, तुमको लगेगा कि अबे यार ये क्या क्या है, लेकिन छोटा छोटा सा माइन्यूट विमास तुम्हारा ये कैलकुलेट कर लेता है। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, वेरी गुड। तो इसका मतलब क्या है कि यार जो बॉडी है, जिस बॉडी के अंदर जितना भी क्वांटिटी ऑफ मैटर इन्वॉल्व हो रखा है, फिर वो भले चाहे अर्थ में हो, चाहे मून में हो, चाहे आउटर स्पेस हो, चाहे जहां हो,
वो तो हमेशा सेम ही रहेगा। और फिर अगर वो सेम रहेगा तो इसका मतलब क्या कि फिर मास कभी चेंज नहीं हो सकता। यही चीज मैंने बताने की कोशिश की कि अगर मान लो कि किसी भी मास है, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास है वो 5 kg है अर्थ में, तो वो 5 kg तुम्हारा मतलब मून में भी रहेगा, अदर प्लैनेट्स पे भी रहेगा, या फिर स्पेस में कहीं भी लेके चल जाओ, वो हमेशा वही रहना है। क्योंकि जो 5 kg जो बता रहा है वो क्या बता रहा है कि उसके अंदर का मैटर कितना हो रखा है, उसकी उस बॉडी के अंदर कितना मैटर इन्वॉल्व है, और वो मैटर कभी भी चेंज नहीं होगा। तो जब मैटर चेंज नहीं होगा तो उसका मास बराबर ही रहेगा। अब ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें बोलूं कि चलो ठीक है एक एप्पल लो, और इस एप्पल को मतलब क्या कहते हैं, इस एप्पल का मास है 5 kg है, और मैं तुमसे बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम इसको पाकिस्तान से इंडिया लेके जाओ, और तुमने इसको क्या किया, आधा खा लिया। तो जब तुम आधा खा लोगे तो उसका मतलब क्या है कि उसके अंदर का तुमने मैटर भी खा लिया, और जैसे तुमने उसका अंदर का मैटर खाओगे तो फिर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक उसका मास भी चेंज रहेगा। तो अब उसका मास क्या हो जाएगा, कम हो सकता है, वो 3 kg हो गया। लेकिन अगर मान लो कि तुमने उसके अंदर का मैटर खाया ही नहीं, तो मास का तो मास वही बना ही रहेगा। इसी वजह से मास कभी भी चेंज नहीं होता। आप उसको कहीं भी लेके जाओ, यूनिवर्स के किसी भी कोने में लेके जाओ, चाहे आप उसको अर्थ में चेक करो, चाहे मून में चेक करो, चाहे जहां चेक करो, वो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है। इसी वजह से बोलते हैं कि जो बॉडी का मास होता है या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट का जो मास होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। वो प्लेस टू प्लेस डिफर नहीं करता है कि नहीं यार वो चेंज हो जाएगा, ये सारी चीजें हो जाएंगी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। और अगर कभी भी आपको बॉडी के मास को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसकी यूनिट को केजी से रिप्रेजेंट करोगे, और लेकिन अगर आपको सिंपली मास बताना है तो उसको आप स्मॉल एम से डोनेट करोगे। ठीक है, तो मुझे बताओ इतना आ गया। ठीक, फिर उसके बाद फिर मैंने बता दिया कि हाँ ये तुम्हारा बेसिकली जब भी किसी बॉडी का मास चेक किया जाता है तो हम बेसिकली बताते हैं कि उस बॉडी का इनर्शिया कितना है, क्योंकि इनर्शिया इनर्शिया और इनर्शियल मास दोनों बराबर ही होते हैं। क्योंकि इनर्शिया का मतलब ही होता है कि हाँ तुम्हारी बॉडी रेजिस्ट कर रही चेंज को लेकर, और वो चेंज क्यों रेजिस्ट कर पा रही, क्योंकि उसके पास मास है। तो मतलब मास को मैं क्या बोल सकता हूँ कि एक तरीके का इनर्शियल मास है जो बॉडी को रेजिस्ट कराना चाहिए। और मास कभी भी तुम्हारा जीरो नहीं हो सकता, इस चीज को याद रख लेना। क्योंकि मैटर हमेशा रहता है, एग्जिस्ट करता है, और अगर मैटर है तो मैटर का कुछ ना कुछ तो तुम्हारा स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, और अगर स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा तो कुछ ना कुछ तो उसका केजी में यूनिट जरूर आएगी। तो याद रख लेना, मास कैन नेवर बी अ जीरो, है ना, बिकॉज इट हैज अ इनर्शियल मास विच रेजिस्ट टू कीप अ चेंज, है ना ये। तो अब मुझे बताओ मास के बारे में अगर तुमसे अब कभी भी कोई पूछेगा तो समझ में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताओ मुझे। भैया हाँ पूछो। वो आपने पढ़ाया था कि 1:4 का रेशियो होता है ना, अर्थ और मून की ग्रेविटेशनल फोर्स वो वन इज टू सिक्स ग्रेविटेशनल फोर्स, वो अभी मैं वेट के बारे में अलग बताऊंगा। वेट और नहीं मास भैया, में अंतर होता है। हाँ पूछो। 1:6 होता है। 1:6 होता है तो फिर भैया 9.8 डिवाइडेड बाय 6, तो वन फिर पॉइंट सिक्स आ समथिंग आएगा उसका जाएगा आंसर। 1.6 कुछ आ रहा है, 1.6 हाँ समथिंग। 1.6 समथिंग आएगा। ठीक है, वो मैंने हाँ पिछली वाली क्लास में बताया था। ठीक है, अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। भैया। आ गया, चलो ठीक है। तो इसको मतलब याद रख लेना। तो अभी मास और वेट में क्या कंफ्यूजन है उसको मैं अभी क्लियरिफाई कर दूंगा, लेकिन अभी केवल मास का मतलब समझो। मास का मतलब है कि यार इस एप्पल के अंदर जितना मास था अर्थ के अंदर, वो उतना ही मास तुम्हारा मून के अंदर भी रहेगा। क्योंकि मास मतलब क्या होता है कि कितनी क्वांटिटी उसके अंदर घुसी हुई है ना ये। ऐसा नहीं होता है कि मतलब कोई इंसान यहाँ अंदर है तो वहां जाके फूल जाएगा या बड़ा हो जाएगा, और अगर फूल भी जाएगा तो भी तो उसके अंदर की जो मैटर है वो मैटर उतना ही बना रहेगा, मैटर थोड़ी ना बदलने वाला है ये। आ जाओ, अभिषेक इसका आंसर बताओ। चलो तुम इसका आंसर बताओ अनंत। What is the definition of mass as stated in the provided text? भैया, a quantity of matter contained in a body. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। The SI unit of mass is kilogram. किलोग्राम, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। What type of instrument is commonly used to measure the mass of a body? भाई ऑप्शन बी एन इक्वल आर्म बैलेंस। वेरी गुड, आ जाओ दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। A chemical balance is used for measuring the mass of heavy objects. Accurately measuring mass. भैया ऑप्शन बी। ऑप्शन भी है ना, एक्यूरेट मेजर करने के लिए होता है ये। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अभिषेक। अभिषेक नहीं है तो फिर उसके बाद वो बता दे अनंत। According to the text, why is the mass of leather ball more than the mass of a rubber ball? Because the leather
ball contains more quantity of matter. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Based on the provided text, what is the key characteristic of a object's mass? It is same everywhere regardless of location. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यश। If an object has a mass of 5 kg on Earth, what will its mass be on the Moon? चलो दिव्यांशु तुम बताओ। नहीं भैया, एक सेकेंड। तो भैया 5 kg होगा ऑप्शन बी। हाँ ऑप्शन बी, इतना क्या सोच रहा है। ठीक है, आ जा दिव्यांशु इसका आंसर बताओ। What is what is mass a measure of as stated in the text? मतलब कि मास क्या मेजर करने की कोशिश करता है, वॉल्यूम को, ग्रेविटी को, कि वेट को, कि इनर्शिया ऑफ बॉडी को। भैया ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, वेरी गुड, है ना। इस चीज को याद रख लेना, कभी तुमसे कोई बोले ना कि भाई मास क्या मेजर करता है, तो तुम ये मत बोल देना भाई वेट को मेजर करता है, नहीं, क्या बोलोगे, वो इनर्शिया ऑफ बॉडी को मेजर करने की कोशिश करता है कि कोई बॉडी कितना रेजिस्ट करना चाह रही है ये। और अगर बोले कि नहीं यार वो वेट को भी मेजर करता है, तो फिर वेट का जो मेजरमेंट का जो तरीका है, जो क्यों मेजर करते हैं, उसके बारे में मैं तुमको बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन अभी केवल इतना ही जानो ताकि तुम्हारा कंक्लूजन दूर हटे। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अनंत। What is the standard symbol used to donate the mass of a body? भैया बी। स्मॉल एम, याद रख लेना इस चीज को। लेकिन जब कभी दो बॉडी को कंपेयर करोगे तो जिसका बड़ा मास होता है उसको कैपिटल एम से कर देते हैं। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कुलदीप। Which of the following statements about mass is true according to the information given? चलो ऑप्शन डी। चलो अब तुम बता दो मुझे, हाँ, मतलब क्या कहते हैं यश। भैया कांस्टेंट, भैया बी होगा, बी। बी होगा, अच्छा वेक्टर क्वांटिटी होता है। चलो ठीक, तुम बता दो यश। वैसे बी भी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है ना। क्योंकि सी में क्या बोल रखा है कि मास कभी जीरो नहीं हो सकता, है ना। ये कांस्टेंट क्वांटिटी का मतलब ये क्या, कैन भी लिखा है, कैन नॉट कांट, अच्छा ठीक ठीक है। हाँ तो ऑप्शन डी होगा फिर, है ना। मैंने पढ़ा नहीं ध्यान से, मैंने कांट पढ़ लिया था, ठीक है। तो याद रख लेना, तो फिर इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी होगा, कांस्टेंट क्वांटिटी। और वो कांस्टेंट क्वांटिटी कौन सी होती है भैया, वो जो उसका स्केलर। इतना क्या सोचना पार्टिकल, है ना, स्केलर नहीं। ये जो क्वांटिटी बोल रहा है ये तुम्हारी फिजिकल क्वांटिटी की बात कर रहा है, याद रख लेना। फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की होती है, और ये फिजिकल क्वांटिटी दो टाइप की कौन सी होती है, या तो वो स्केलर होगी या तो वो वेक्टर होगी। ये तो यही बता रहा है कि जो मास ऑफ बॉडी होती है वो कांस्टेंट क्वांटिटी होती है, मतलब कि वो स्केलर ही रहेगी हमेशा। ऐसा नहीं होने वाला है कि यहाँ वो स्केलर है और बाद में वो जाके वो तुम्हारी वो वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। तो अब मुझे बताओ, पहले मास के बारे में इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया। आप देखो मैं तुम लोग को वेट के बारे में समझाने वाला हूँ, ठीक है, कि वेट का मतलब एक्चुअली वेट कैसे होता है, वेट को और मास के साथ कैसे लोग कंपेयर कर देते, उसके बारे में समझाता हूँ। देखो मुझे मालूम है कि अगर जैसे मान लो कि मैं अर्थ सरफेस ऐसे दिखाता हूँ, तो ये जो अर्थ सरफेस है ये हर एक चीज को अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है। क्यों करती है, क्योंकि इसके पास ग्रेविटेशनल फोर्स है। चलो ठीक है, मैंने बता दिया कि चलो ठीक, इसके पास क्या है भाई, ग्रेविटेशनल फोर्स है। और इस ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ये चीज क्या कर रही है, ये अट्रैक्ट कर रही है। फिर वो भले चाहे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा ऊपर हो, ज्यादा ऊपर नहीं होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर हो, या फिर वो सरफेस पे रखा हुआ हो ये। और ऐसा क्यों, क्योंकि अर्थ जो अट्रैक्ट करी है वो कहाँ करने की कोशिश करी है, टुवर्ड इट सेंटर, अपने सेंटर की तरफ करने वाली है। और वो किस फोर्स से कर रही है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के थ्रू से करने वाली है, मतलब कि अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू करने वाली है। तो ये जो तुम्हारा वेट होता है ना, ये वेट एक तरीके का तुम्हारा फोर्स ही होता है। मतलब कि एक फोर्स, मतलब वेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कि वेट को हम लोग बोल देते हैं कि फोर्स बोल सकते हैं। और ये फोर्स कौन लगा रहा है, ये तुम्हारी अर्थ लगा रही है। मतलब कि अर्थ को कितना फोर्स लगाना पड़ रहा है उस बॉडी के ऑब्जेक्ट को, कि ताकि वो अपने सेंटर की तरफ घसीट पाए और नीचे लेके जा पाए। लेकिन मुझे मालूम है कि वो सेंटर तक तो पहुंचा नहीं सकता। क्यों, क्योंकि ऊपर तुम्हारे लिथोस्फेयर होती है। तो इसका मतलब क्या है कि मैं सिंपली ऐसे बोल सकता हूँ कि हाँ,
तुम्हारा जो बॉडी का वेट होता है वो बेसिकली एक तरीके का फोर्स होता है जो कि इस चीज को बताने की कोशिश करता है कि हाँ, अर्थ उसको कितने फोर्स से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही है। तो पहले मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? और जब भी तुम देखोगे तो हम लोग इसको क्या बोलते हैं कि भैया आप एक बॉडी किस चीज पे कितना फोर्स लगा रही हो, हम लोग उसको कैसे बताते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ये हो गया। मुझे मालूम है कि फोर्स कौन लगा रही है, ये अर्थ लगा रही है। और ये किस चीज पे चेक किया जा रहा है, ये तुम्हारे बॉडी पे चेक किया जा रहा है। जैसे मान लो कि मैं इधर बॉल लिख देता हूँ, तो ये मास किसका चेक किया जा रहा है, बॉल पे चेक किया जा रहा है। चलो मैंने बॉल लिख दिया। और ये एक्सेलरेशन किसका चेक किया जा रहा है, ये भी बॉल का चेक किया जा रहा है। मतलब कि जब बॉडी फोर्स लगाती है ना, जब बॉडी क्या लगी, बॉडी फोर्स लगा रही है, मतलब कि जब अर्थ फोर्स लगा रही है, तो उस बॉल का मास कितना है, उसका एक्सेलरेशन कितना है ना। और अगर मान लो कि इसी चीज को मैं जस्ट थोड़ा सा रीअरेंज कर दूं, एक्सेलरेशन कर दूं, इधर साइड में क्या कर दूं, इधर साइड में फोर्स लिख दूं, और इधर साइड कर दूं क्या, इधर साइड में लिख दूं मास। तो मतलब है कि एक फोर्स लगाने की वजह से उस बॉडी में कितना एक्सेलरेशन आया वो उसके मास पर डिपेंड कर रहा है कि मास ज्यादा है कि मास कम है, मतलब कि वेट की तरफ है। इसको मैं क्या बोल सकता हूँ कि अगर मान लो कि मैं इसी एक्सेलरेशन को जी से कन्वर्ट कर दूं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि ग्रेविटी के प्रेजेंस पे जो बॉडी एक्सेलरेट हुई, कितनी एक्सेलरेट होकर आ रही है। और वो ग्रेविटी क्या है, बेसिकली एक तरीके का फोर्स, मतलब कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है किसी बॉडी पे कि ताकि वो अट्रैक्ट हो। और जब वो अट्रैक्ट, तो ऑब्वियस बात है कि अगर वो ए पोजीशन में है तो वो बी पोजीशन में आएगी, बी पोजीशन सी पोजीशन में आएगी। तो वो जिस स्पीड से आ रही होगी उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोल रहे हैं। तो हम लोग उसको क्या बोल सकते हैं, इसी एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के टर्म में चेंज कर सकते हैं। माइक ऑफ करो। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या बोल सकते हैं कि हाँ, इसको एक्सेलरेशन को ग्रेविटी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ, ये क्या हो जाएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू जी। और बेसिकली जी क्या है तुम्हारा यहाँ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और भैया आपने तो अभी ऊपर ही बता दिया मुझे कि भैया फोर्स फोर्स बेसिकली हम लोग उसको वेट के कंपेयर में इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि भैया जितना फोर्स अर्थ लगाती है किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ घसीटने में, वो आपका वेट ही होता है। तो मतलब मैं फोर्स की जगह यहाँ क्या लिख सकता हूँ, मैं वेट लिख सकता हूँ। तो मैंने क्या लिख दिया, वेट इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हो गया। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब मुझे बताओ, अगर मैंने फोर्स को वेट के कंपेयर पे इक्वल किया है, तो इसका मतलब है जो फोर्स की यूनिट है वो तुम्हारी वेट की भी यूनिट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, बताओ मुझे। हाँ हो हो जाएगी। जाएगी ना? तो फिर मतलब क्या कि मैं वेट को मैं न्यूटन के टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकता हूँ। तो अगर जैसे तुमसे पूछे कि तुम्हारा वेट कितना है, तो तुम उसको बोल सकते हो कि भाई मेरा वेट है 70 न्यूटन, 80 न्यूटन, ऐसे भी बोल सकते हो। लेकिन जब भी तुमको केजी के टर्म में डिफाइन करना होता है, तब हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ मल्टीप्लाई कराने की कोशिश करते हैं, तब उस जगह अलग वैल्यू आ जाती है। लेकिन अगर कभी भी तुमको वेट और फोर्स की जगह अगर वेट और फोर्स के अगर दोनों ही सेम अगर यूनिट दिखाई दे रही है और वो लिख कर आ रहा है न्यूटन, तो वो गलत नहीं है, क्योंकि बेसिकली जो अर्थ जिस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट को घसीटती है अपने सेंटर की तरफ, वही उसका वेट ही होता है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो आप कंसीडर करते हैं कि भैया जैसे मान लो, हाँ बोलो। भैया वो जो मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन होती है उसको कैसे पता है कि हमारा मास क्या है? नहीं तो वो भाई अभी तुमको बता रहे हैं ना, उसको वेट के वो तुम्हारे मास को कंपेयर करके चेक करती है ना। नहीं, तुम्हारा मास एक तरीके का वेट ही होता है। वो मतलब एक फोर्स लगाने की कोशिश कर रहा है, और कितने फोर्स से कर रहा है उसके लिए तुम्हारे पास एक स्प्रिंग बैलेंस होती है। ठीक है, उस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू वो चेक किया जाता है। अभी मैं बताता हूँ, ठीक है, उसको दिक्कत मत हो। जैसे मान लो कि मैं कह देता हूँ कि चलो ठीक है, 1 केजी मास का वेट कैलकुलेट करते हैं। तुम्हारे पास एक बॉल थी, तुमको ये पता चल गया कि भैया इसके अंदर जो आपके पास मतलब क्या कहते हैं 1 केजी का मास है। कितना मास है, 1 केजी का मास। और ये आपने कैसे कैलकुलेट किया था, आपके पास मतलब वेइंग बैलेंस था, वही वाला बैलेंस जो इक्वल आर्म बैलेंस था, या फिर आपने उससे चेक कर लिया, मतलब क्या कहते हैं केमिकल बैलेंस से चेक कर लिया। ठीक है, अब मुझे पता करना है कि भैया चलो ठीक है, इस बॉल का मास अगर 1 केजी है तो वेट कितना होगा। तो वो इस चीज पर डिपेंड कर रहा है कि भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहाँ है, मतलब कि तुम किस जगह खड़े हो। अगर मान लो कि तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मैं बोलता हूँ कि 9.8 है, मतलब कि तुम सरफेस पे खड़े हुए, और तुम्हारा एक्सेलरेशन है, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा मास है 1 केजी है, तो इसका मतलब है कि तुम्हारी वेट की वैल्यू क्या आ जाएगी, फिर बताओ मुझे। वेट भैया की क्या आ जाएगी, 1 9.8 आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ मुझे। 9 पॉइंट। हाँ है ना, 9.8 आ जाएगी। अब बताओ 9.8 के साथ अगर मेरे को यूनिट लिखनी होगी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, न्यूटन। न्यूटन लिख सकता हूँ। वेरी गुड। अच्छा देखो, मास की केजी होती है और तुम्हारी ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की क्या होती है,
मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन की यूनिट है। तो इसका मतलब है अगर कहीं न्यूटन नहीं लिखा होगा तो ये भी लिख कर आ सकता है केजी तुम्हारा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना, ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? आ गया? याद रखो, मैं एक बार फिर से तुमको समझा दे रहा। वेट बेसिकली एक तरीके का फोर्स होता है, और वो फोर्स लगाती है अर्थ। और वो कैसा फोर्स लगाती है? वो तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। मतलब कि अर्थ कितना फोर्स लगा रही है कि तुम उसके सेंटर तक पहुंच जाओ। मतलब कि जितना फोर्स अर्थ लगाती है तुमको सेंटर तक पहुंचाने की कोशिश करती है, वही तुम्हारा वेट कहलाता है ना। ये वेट हो गया, सिंपल सी बात हो गई। तो मैंने समझाने की कोशिश कर दी। मतलब कि अगर मान लो कि ऑब्जेक्ट तुम्हारी बॉल ऊपर थी, और जब वो तुम्हारी नीचे आ रही थी, सेंटर की तरफ जाने की कोशिश कर रही थी, मतलब कि उसमें कहीं ना कहीं एक्सेलरेशन आ रहा होगा। और इस एक्सेलरेशन को मैं जी के टर्म में कन्वर्ट कर सकता हूँ। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है, तो मैंने चेंज कर दिया। फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये हो गया। फिर मेरे को पता चला कि भैया आपने तो बताया था कि मतलब कि फोर्स, जितना अर्थ फोर्स लगाती है वही आपकी वेट होती है। तो मैंने आप वेट के टर्म में लिख दिया कि चलो ठीक है, वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल, मतलब ग्रेविटी हो गया ये तुम्हारा, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इसका मतलब है कि भैया अगर मैं 1 kg, अगर मेरे पास अगर 1 kg मास है अगर किसी बॉल का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो मैं बड़े आराम से भैया मैं निकाल सकता हूँ, वेट निकाल सकता हूँ। मैंने बोला हाँ बिल्कुल निकाल सकते हो। तो तुमने लिखा 9.8 लिख दिया। तुमने बोला कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 होती है, और अगर मैं मास 1 kg लिखता हूँ तो मेरे पास वेट की वैल्यू आ जाएगी 9.8 आ जाएगी। और भैया आपने बोला ही था कि फोर्स और न्यूटन दोनों बराबर ही है, क्योंकि मतलब फोर्स और वेट दोनों बराबर ही है। तो इसका मतलब है कि मैं न्यूटन भी लिख सकता हूँ। लेकिन मैंने उसके साथ साथ भी ये भी बता दिया कि हाँ, अगर मास की यूनिट अगर केजी है, और अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वेट को हम लोग इस यूनिट से भी लिख सकते हैं, जो कि क्या है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो जो तुमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा, दूसरे वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, जहां मैंने बोला था कि हाँ केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी होती है, तो ये वहां का कंसेप्ट है, यहाँ से ऐसे निकल कर आ रहा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, या इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया, किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। नहीं है? चलो वेरी गुड। अच्छा तो अभी अगर जैसे मान लो, हाँ ठीक है, अच्छा मुझे बताओ, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, क्या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की जो 9.8 वाली वैल्यू है, क्या ये हर जगह सेम होती है? बताओ मुझे। हर नहीं जगह सेम भैया। होती है? नहीं होती है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि इनमें वेरिएशन देखा जाता है ना, हाँ इनमें एक हाँ। बदलाव देखा जाता है। और बदलाव कैसे देखा जाता है कि भैया ये सबसे ज्यादा जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है 9.8, ये कहाँ पाया जाएगा आपका? ये आपका सरफेस पे पाया जाएगा, है ना, अर्थ के सरफेस पे। जैसे मान लो कि मैं अर्थ का सरफेस ऐसे दिखा देता हूँ, ये अर्थ के सरफेस पे सबसे ज्यादा पाया जाएगा। लेकिन जैसे 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 आप ऊपर जाओगे, वैसे वैसे क्या होता चला जाएगा, ये आपका 9.8 की वैल्यू क्या होने लगेगी, कम होने लगेगी। अगर मान लो कि 9.8 की वैल्यू यहाँ है, तो ये आपकी यहाँ के 6.8 हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी। मैंने 30,000 किलोमीटर में 0.08 बताया था, कुछ ऐसे रटाया था। फिर मैंने बोला था कि जैसे जैसे आप सरफेस से अगर ऊपर जा रहे हो तो वैल्यू कम होगी, और जैसे जैसे आप सरफेस से नीचे जा रहे हो, मतलब टुवर्ड द सेंटर जा रहे हो, तो जैसे ही आप सेंटर पे पहुंचोगे वैसे ही आपकी जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है ना, अगर मान लो कि मैं फॉर्मूले में लिखता हूँ वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और ये तो कांस्टेंट होता ही होता है, मतलब ये कभी भी नहीं बदलने वाला। लेकिन एक बॉडी का तुम्हारा वेट, तुम्हारा कौन डिसाइड करता है कि उस जगह की एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है? क्योंकि अगर मान लो कि मैं इसी बॉडी को अगर मैं अर्थ के सेंटर पे लेके चला जाता हूँ, और मैं बोलता हूँ कि उस बॉडी का मास अगर 1 kg है, अगर बॉल का मास तुम्हारा मैं बोल देता हूँ 1 kg है, और मैं उसको सेंटर ऑफ द ग्रेविटी, मतलब तुम्हारे अर्थ के सेंटर पे लेके चला जाता हूँ, तो उस बेसिस पे फिर उसका वेट कितना हो जाएगा, बताओ मुझे। भैया बढ़ जाएगा। तुम बताओ यश। 2.1। भैया अब 0। जीरो हो जाएगा। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया कि भैया अर्थ के सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो अगर जीरो हो जाती है तो इसका मतलब क्या है कि मैं 1 × 0, और अगर इसको जीरो करूंगा तो फिर कितनी आ जाएगी वैल्यू, जीरो। इसका मतलब क्या है कि भैया वेट आपका जीरो हो सकता है, लेकिन आपका मास कभी भी जीरो नहीं हो सकता। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। इसमें किसी को कोई डाउट है? इसमें किसी को कोई डाउट है? दिव्यांशु कोई डाउट? कोई डाउट है? कुलदीप, यश, अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जो मैंने अभी बताने की कोशिश की? हाँ भैया। आ गया ना? तो याद रख लेना, अगर आप सरफेस के ऊपर चले जाओगे
तो भी आपका मतलब वेट जीरो हो जाएगा, क्योंकि जहां आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू अगर आपकी जीरो हो गई तो भी आपका वेट जीरो हो जाएगा। और अगर आप मान लो कि आप एकदम नीचे चले गए तो भी आपकी वैल्यू एकदम जीरो हो जाएगी, है ना। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपको वेट को कंपेयर करके बताने की कोशिश करता है कि हाँ आपका वेट कितना होगा मास से मल्टीप्लाइड करके। और अगर आपको कभी भी किसी ऑब्जेक्ट का अगर वेट चाहिए अच्छे से जानना है तो उसके लिए पाया जाता है आपका स्प्रिंग बैलेंस, ठीक है। अगर आपने कभी भी स्प्रिंग बैलेंस देखा होगा तो एक इस तरीके का एक ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। उसमें मतलब क्या कहते हैं, एक इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है, बगल में तुम्हारा लिखा रहेगा मतलब वेट लिखा रहेगा, है ना, कि कितना वेट है इस बॉडी में, कितना वेट है। और वेट के हिसाब से उसमें न्यूटन भी लिखा रहता है कि कितने न्यूटन का फोर्स उसमें लग रहा है ना। क्योंकि हमें मालूम है कि भैया वेट और न्यूटन में बस केवल हल्का सा ही अंतर होता है, ज्यादा अंतर नहीं होता। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस को देखोगे तो उसमें वेट भी दिखाई देगा और आपका उसमें न्यूटन भी दिखाई देगा। और ये तुम्हारा वैल्यू कैसे निकाल पाता है, जैसे आप किसी ऑब्जेक्ट को इसमें डालोगे तो वो ऑब्जेक्ट इसको एक्सटेंड करेगा, मतलब कि ग्रेविटी के अगेंस्ट पुल करने की कोशिश करता है। और जब पुल करने की कोशिश करता है तो वो स्प्रिंग बैलेंस हमको एक्यूरेट वैल्यू बताता है। अगर जनरली मैं बात करता हूँ तो 100 ग्राम जब होता है तो तुम्हारे टोटल कितने कितने न्यूटन के इक्वल होता है, वो तुम्हारे टोटल 1 न्यूटन के इक्वल होता है। तो मुझे बताओ अगर मैं इसी 1 न्यूटन के साथ अगर मैं 9.8 का मल्टीप्लाई करा देता हूँ, तो अगर मैं 9.8 का मल्टीप्लाई कराऊंगा तो इसमें मतलब क्या है कि मतलब जस्ट मेरे को 100 बार और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब कि 1000 ग्राम हो जाएगा। और 1000 ग्राम किसके इक्वल होता है, तुम्हारे 1 केजी के इक्वल होता है, हाँ। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 100 केजी के, सॉरी, है ना, 100 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा ये। तो मान लो कि सिंपल सी बात है, मैं तुमको बताना चाह रहा हूँ कि अगर कभी भी 100 ग्राम लिखा है तो उसको 1 न्यूटन के इक्वल लिखोगे। और अगर मान लो कि अगर कहीं 100 किलो लिख रखा है तो उसका मतलब है कि वो किसके इक्वल होगा, वो तुम्हारे 9.8 न्यूटन के इक्वल होगा। तो जो 9.8 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है, वो 100 केजी के बराबर होता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड, अभी दिखाते हैं, ठीक है, आ जाओ। हम्म, याद रख लेना कि जो अर्थ है किसी भी ऑब्जेक्ट को हमेशा अट्रैक्ट करने की कोशिश करती है अपने सेंटर की तरफ, है ना, विद अ फोर्स। और उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, अट्रैक्शन फोर्स बोल सकता हूँ। और जो कि किस चीज पे डिपेंड है, कि उस बॉडी का मास क्या है और उस बॉडी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना लग रहा है। क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट ऊपर है तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है, अगर ऑब्जेक्ट एकदम सेंटर की तरफ है तो उसको कम फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। और अगर ऑब्जेक्ट सरफेस पे ज्यादा है तो उसको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है। और यही फोर्स बेसिकली क्या बताता है, तुम्हारे वेट ऑफ द बॉडी को बताता है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो अर्थ की ग्रेविटी ने जो फोर्स लगाया किसी बॉडी पे वो उसका वेट हो गया। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। और मैं इस एक्सेलरेशन को तुम्हारे जी से कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, फोर्स इक्वल टू मास इंटू जी। और हमें डेफिनेशन से पता ही चल गया कि भैया जिस अट्रैक्शन फोर्स से अर्थ किसी बॉडी पे फोर्स लगाती है वो बेसिकली वेट ही होता है। तो मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो ये हो गया, चलो ठीक। इसके बाद क्या, फिर मुझे मालूम है कि भैया ये जो आपका एक यूनिट जो आपका ये जो आप डेफिनेशन से आपने क्या निकाल दिया, क्या वेट इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये हो गया। और अगर मैं इसकी एसआई यूनिट लिख सकता हूँ तो मैं यूनिट लिख सकता हूँ, क्यों न्यूटन लिख सकता हूँ, क्यों लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया आपका जो मतलब क्या कहते हैं कि जो आपका फोर्स है, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। और जब मैंने वेट को ही न्यूटन से कन्वर्ट कर दिया तो मैं चाहे न्यूटन लिखूं, चाहे मतलब क्या कहते हैं आपका वेट की कंपैरिजन में न्यूटन लिखूं या फिर फोर्स के कंपैरिजन में न्यूटन लिखूं, बात दोनों की बराबर ही हो रखी है। तो मतलब मैं आपको वेट को एज अ न्यूटन भी कंसिडर कर सकता हूँ। तो अगर जैसे मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो ठीक है तुम्हारे पास अगर 1 केजी की मास की अगर बॉल है तो उसका वेट निकालो, तो तुम क्या फॉर्मूला लगाओगे, W इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तुमने 1 केजी मास बॉल रखा आराम से और फिर तुमने बोला, मुझसे पूछा कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या होगी। मैंने बोला कि ये क्यों पूछा, तुम क्या बोलोगे कि भैया ये इस वजह से मैं पूछ रहा हूँ क्योंकि भैया इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है जगह से जगह, और अगर जगह से जगह चेंज होती रहती तो आपका वेट भी चेंज होता रहेगा। इसका मतलब है मैंने बोला चल ठीक है अभी 9.8 लिख। तो जैसे तूने 9.8 लिखा तुमने बोला कि भैया इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 9.8 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैंने बोला केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्यों, तुम बोलोगे क्योंकि भैया मैं मास को केजी में भी लिख सकता हूँ और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को मीटर पर सेकंड स्क्वायर की भी लिख सकता हूँ। तो मैंने ऐसे लिख दिया, चलो ठीक। फिर मैंने बोला कि अच्छा ठीक है तो इस हिसाब से फिर मैं न्यूटन में लिख सकता हूँ, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। तो तुमने बोला हाँ बिल्कुल सही। तो इसका मतलब है कि अगर 1 केजी मास है तुम्हारे पास तो जो उसका जो
वो जो उसमें वेट, जो उसका वेट जो होगा वो कितना होगा, 9.8 न्यूटन का उसमें फोर्स लग रहा होगा। याद रख लेना, अगर तुम्हारे पास 1 केजी मास की बॉडी है ना, 1 केजी मास की अगर बॉडी है, तो उसमें जो फोर्स लगा रही होगी अर्थ कितना लगा रही होगी, 9.8 न्यूटन का फोर्स लगा रही होगी। ये है, समझना है इस बात को, कि मतलब अगर मान लो कि तुम्हारे पास 1 केजी मास की अगर एक बॉडी है, तो अर्थ उसमें जो फोर्स लगा रही होगी अपने सेंटर की तरफ, वो कितना फोर्स लगा रही होगी, 9.8 लगा रही होगी, है ना। तो ये जो तुम्हारा अगर ये हो गया, सिंपल सी बात हो गई, ठीक। तो मैंने ये लिख दिया। अब बात क्या है कि जब भी हम 9.8 वैल्यू लिखते हैं, तो 9.8 वैल्यू, जैसे मान लो कि तुम हो, मैं हूं, ठीक है, एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह सरफेस पे खड़े हैं, तो अगर 9.8 की जो वैल्यू अगर तुम्हारी कांस्टेंट होगी, वो बदल ही नहीं रही है, तो इसका मतलब क्या है कि टोटली किस चीज पे डिपेंड हो गया, वो तुम्हारे मास पे डिपेंड हो गया। मैं बोल देता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू इस समय कांस्टेंट हो गई। तुमने बोला नहीं भैया कांस्टेंट तो नहीं होती है, वो हर जगह जगह से जगह बदलती रहती है भैया, पोल में ज्यादा होती है, इक्वेटर में कम होती है। मैंने बोला ठीक है भाई, इक्वेटर में ज्यादा होती है, पोल में कम होती, पोल में ज्यादा होती है, इक्वेटर में कम होती है, वो ठीक है, वो हम कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन मान ले कि तू उस समय इक्वेटर में ही खड़ा हुआ है, अगर इक्वेटर में खड़ा हुआ है, तब तो वैल्यू तेरी चेंज नहीं होने वाली, तब तो तेरी हमेशा 9.8 ही रहेगी। तो उस केस में क्या हो गया, तेरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई। और अगर तेरी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि फिर तेरा वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, किसके हो गया, मास के प्रोपोर्शनल हो गया। मतलब कि जितना तेरा मास होगा उतना ही तेरा वेट होगा। तभी तुमने देखा होगा कि कुछ लोग मास को, वेट को एक ही यूनिट से कंट्रोल कर लेते हैं। तो जब मैं इसको जमीन में चेक करूंगा, तो मैं मास और मतलब क्या कहते हैं वेट की वैल्यू बराबर ही आएगी। लेकिन जैसे मैं ही ऊपर जाऊंगा, जैसे जैसे तुम्हारी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू बदलने लगेगी, ये कांस्टेंट चेंज होने लगेगा, वैसे वैसे मेरा वेट भी बदलने लगेगा। तो मुझे बताओ, अब इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। इसी वजह से काफी बार हम लोग क्या करते हैं कि जो बॉडी का वेट होता है, वो हमारा मतलब क्या कहते हैं, मास के बराबर ही होता है। तो लेकिन अगर तुमसे कभी भी कोई पूछे ऐसा क्यों हो रहा है, तो तुम तुरंत बोल देना कि भाई ये वो इस वजह से हो रहा है, क्योंकि उस समय जो हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी की जो वैल्यू ले रखी है, वो कांस्टेंट ले रखी है। लेकिन अगर आप इसी चीज को इक्वेटर में जाके चेक करोगे, तो आपका वेट थोड़ा सा बदल जाएगा। तो मतलब क्या है, डायरेक्शन का रोल आ गया, है ना, कि भाई मैं अगर ऊपर जा रहा हूँ तो बदल रहा है, नीचे जा रहा हूं तो बदल रहा है। और वेट में भी कंपैरिजन आ गया, क्योंकि अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूं तो कितना लिखता हूं तुम्हारा, W इज इक्वल टू mg, मास मतलब क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया। और ये तुम्हारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं, एक तरीके से डायरेक्शन पे रोल कर गया। तो अगर इस डायरेक्शन पे रोल कर गया, तो इसका मतलब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी वेट की, ये तुम्हारी एक तरीके की वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, है ना। तो जो वेट ऑफ द बॉडी होती है, वो ज्यादातर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होती है, क्योंकि अर्थ अपने सेंटर की तरफ लेके जा रही है, नीचे की तरफ लेकर आने की कोशिश करिए। और जैसे ही डायरेक्शन का रोल आ जाएगा, मैग्नीट्यूड का रोल आ जाएगा, तो एक फिजिकल क्वांटिटी उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की क्या हो जाएगी, वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। और जब भी हमको वेट ऑफ द बॉडी को रिप्रेजेंट करना होगा, तो हम उसको W से रिप्रेजेंट करेंगे। तो याद रख लेना, जो वेट ऑफ द बॉडी होता है, वो किसके इक्वल होगा, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और ये प्लेस टू प्लेस जब चेंज होगा, तो वेट भी प्लेस टू प्लेस चेंज होगा, है ना। इसी वजह से वेट कांस्टेंट नहीं होता है। अगर मैं इंटरप्लैनेटरी स्पेस में चला जाऊंगा, स्पेस में जाऊंगा, तो वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होती है। तो जब 0 होती, तो मेरा वेट भी 0 हो जाएगा, तो जिसकी वजह से मैं वेटलेस की कंडीशन में आ जाऊंगा। और अगर मेरे को मैन्यूवर करना होगा, तो कहीं ना कहीं फिर मतलब क्या हो जाएगा कि मेरे को कुछ ना कुछ एक एग्जॉस्ट सिस्टम की जरूरत पड़ेगी। तो जब भी हम लोग वेटलेस की कंडीशन में आते हैं, हमको मैन्यूवर करना होता है, तो हमारे पास स्मॉल जेट्स होते हैं जो गैस को निकालते हैं, और वो एस्ट्रोनॉट को हेल्प करते हैं कि वो मूव कर पाए। तो जैसे ये देखो, ये क्या है, ये तुम्हारी इनकी वैल्यू एकदम वेट इनका 0 हो रखा है। और जब 0 रखा है, लेकिन अगर इनको मैन्यूवर करना है, तो इनके पास मतलब क्या कहते हैं, कहीं छोटे छोटे स्मॉल जेट से जिससे गैस निकलेगी, तो वो उस डायरेक्शन में मूव कर पाएंगे। और इनका वेट क्यों 0 है, क्योंकि तुम बोलोगे क्योंकि भैया वहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 0 होने की वजह से मैं जैसे ही जी की वैल्यू 0 रखूंगा, वो वैसे उसके साथ वहां 0 आ जाएगी वैल्यू। सीधी साफ सिंपल बात है, ये हो गया। और हमें मालूम है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू केवल इंटरप्लैनेटरी में ही 0 नहीं होती है। हम जैसे 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 अर्थ के सेंटर में जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, वहां भी आपकी 0 हो जाएगी, है ना। तो ये तुमको बता रहा है कि जैसे आप उसके कोर एरिया में जाओगे, वैसे वैसे वो 0 हो जाएगी। तो याद रख लो, अगर आपका वेट ऑफ द बॉडी सरफेस पे है, तो आपका 0 नहीं होगा। लेकिन अगर वेट ऑफ द बॉडी आपके नियर टू द सेंटर चला जाएगा, तो वो आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस चीज पे डिपेंड कर रहा है, आपके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड कर रहा है, कि एक्सेलरेशन ड्यू टू की ग्रेविटी की वैल्यू कहाँ है और क्या चीज है, ये है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो इसका आंसर बताओ। ठीक, अभी देखो इसको सुनो।
अभी क्या है, अभी अगर आपको इसको मेजर करना है तो आप इसको स्प्रिंग बैलेंस के साथ मेजर करोगे, ठीक है। तो ये देखो ये क्या है, ये स्प्रिंग बैलेंस है, ठीक। और जब भी आप इस स्प्रिंग बैलेंस को देखोगे तो यहाँ ग्राम में वैल्यू देख रखी है और उधर साइड तुम्हारा उसमें न्यूटन में दे रखा है। मतलब कि ग्राम क्या बता रहा है, तुम्हारा मास बता रहा है। तो जैसे मैंने इस बॉल को टांगा तो मुझे बता रहा है कि इसका मास कितना है, तो मेरे को पता चल गया कि हाँ इसका मास 70 से 80 के बीच में। जब 70 से 80 के बीच में चेक किया तो मुझे उसके बगल में न्यूटन मतलब कि इसका वेट भी पता चल गया इस तरीके से। तो जब भी आप स्प्रिंग बैलेंस को देखोगे उसमें जब भी आप मास टांगोगे तो बगल में जो ग्राम लिखा है ये क्या बता रहा है, वो मास बता रहा है कि उस बॉडी का मास कितना है। और उसके बगल में क्या बता रहा है, उसका वेट बता रहा है। वेट को हमने यहाँ न्यूटन से लिख दिया बस, ताकि तुम कंफ्यूज ना हो, ग्राम और वेट में कंफ्यूज ना हो जाओ। तो यहाँ जो ग्राम लिखा है ये तुम्हारा एक मास बता रहा है कि उस बॉडी का मास कितना। तो जैसे मान लो कि 60 में तो 60 मास हो गया, 30 में तो 30 मास हो गया, 100 में तो 100 मास हो गया। और अगर उसके कम, उसके जस्ट बगल में है ना, उसके जस्ट बगल में यूनिट लिख रखी है कि अगर मान लो किसी बॉडी का मास अगर 10 ग्राम आ रहा है तो उसमें जो अर्थ जो फोर्स लगा रही है वो फोर्स कितना लगा रही है, 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा रही है। मतलब कि उसका वेट कितना है, 0.1 न्यूटन हो रखा है। तो ठीक ऐसे देखो, जब तुम नीचे जाते हो तो तुमने देखा होगा ये है ना, ये जो तुम्हारा बेसिकली जब 100 ग्राम आता है तो 100 ग्राम में कितना है तुम्हारा, वो एक तुम्हारा न्यूटन फोर्स आ रहा है। कितना आ रहा है, एक न्यूटन फोर्स आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि जैसे ही तुम इसको 100 केजी में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारी कितनी वैल्यू आ जाएगी, तुम्हारे 9.8 के इक्वल आ जाएगी भाई। मतलब कि 10 न्यूटन के बराबर आ जाएगी। तभी हम लोग इसको इजी सॉल्व करने की वजह से हम लोग इसको क्या करते हैं, 10 वैल्यू रख लेते हैं। ये है। तो याद रख लेना, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस ऑब्जेक्ट को पुल करेगा नीचे। जब पुल करेगा क्यों करेगा, क्योंकि उसका मास है, तो मास एक जगह रिप्रेजेंट होगा और उसके जस्ट बगल में न्यूटन रिप्रेजेंट होगा जो कि उसका वेट बताने की कोशिश करेगा। तो इस स्प्रिंग बैलेंस के थ्रू हम बड़े आसानी से बता सकते हैं कि हाँ उसका कितना वेट है और उसका कितना मास है। दोनों ही चीज हाँ हमको इसमें पता चल गई। समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बताओ मुझे इतना। हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। भैया जैसे एक ऑब्जेक्ट, हेलो भैया, हाँ भैया जैसे एक ऑब्जेक्ट है उसको हम स्प्रिंग बैलेंस की मदद से उस पर चेक करेंगे तो उसमें वाटर में अलग प्रेशर पड़ता है और बाहर में अलग। हाँ, वो प्रेशर और वाला भी अलग बताएंगे, उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल लगता है क्योंकि फोर्स एक नीचे से भी लग रहा होता है। समझ रहे हो, एक नीचे अर्थ मतलब क्या कहते हैं, वाटर भी एक अपवर्ड फोर्स लगाती है जिसको हम लोग बॉयंट फोर्स बोलते हैं, ठीक है। अभी वो बॉयंट फोर्स वाला जो वो जो आंसर है वो तुमको हम बाद में बताएंगे, ठीक है। ये है। ठीक, ठीक लेकिन है अभी मुझे भैया। बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया। आ गया, चलो अब इसका आंसर बताओ। The weight of a body is defined as भैया B, हम्म, the acceleration due to gravity। अच्छा, मतलब है कि नहीं अगर भैया, मानो कि तुम्हारा, सॉरी सॉरी, the force with which the earth attracts the body towards its center। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The formula for calculating weight is भैया ऑप्शन ए W is equal to m into G, mass वेरी into गुड, gravity। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। What does G in the formula is equal to m into G represent? भैया acceleration due to gravity, option C। वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The force of Earth's gravity on a body is also known as its force। Weight। वेट, वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बता दो। The SI unit of weight is भैया SI unit, option C, मीटर पर सेकेंड अच्छा, स्क्वायर। मीटर पर नहीं सेकंड भैया, स्क्वायर। न्यूटन न्यूटन न्यूटन। न्यूटन, अगर गधे इस जगह ये लिखा होता केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तब तू बोल हाँ, सकता था कि हाँ भैया ऑप्शन बी भी हो सकता है, ऑप्शन सी भी हो सकता है, लेकिन यहाँ बी आंसर होगा, ठीक है। ये आज आप इसका आंसर बताओ। weight is measured in the same unit as force, option C। ऑप्शन सी, है ना, ये हो गया। आ जाओ आप इसका आंसर बताओ। What is the weight of 1 kilogram mass? 9.8 newtons। 9.8 न्यूटन, 9.8 न्यूटन, पक्का। 1 किलोग्राम मास, नहीं भैया 1 ही न्यूटन होगा। ठीक है, 1 न्यूटन। वो भैया 9.8 वाला कंफ्यूज हो जाए। 1 केजी मास का जो वेट होता है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं 1 न्यूटन होता है, और 1 न्यूटन किसके इक्वल होता है तुम्हारे, तुम्हारा 9.8 केजी हाँ, मीटर पर सेकंड वेट। स्क्वायर के होता है, ठीक है। ये तो मतलब क्या कहते हैं कि ये थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर गया, इसको 1 न्यूटन आंसर होना चाहिए। 9.8 न्यूटन भी कर सकते हो क्योंकि जो तुम्हारा 100 किलोग्राम होता है
100 kg इक्वल टू होता है तुम्हारा 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास, अभी तो था भैया, ये सेम ही नहीं, क्वेश्चन था। हाँ लेकिन अब इसमें करेक्टेड आंसर है। 9.8 न्यूटन्स। क्या हो जाएगा? 9.8 नहीं, वेट पूछा है। द वेट ऑफ 1 किलोग्राम मास, भैया देखो, इसका भी 1 ही न्यूटन होगा। हाँ 1 न्यूटन ठीक है, 9.8 न्यूटन भी कर सकते हो, 1 न्यूटन भी कर सकते हो। चलो अब इसका आंसर बताओ। एट अ गिवन प्लेस द वेट अगर ऑफ अ बॉडी 9.8 नहीं आ रहा डायरेक्टली, तो हाँ, पढ़ो पढ़ो आगे बढ़ो। यहाँ 100 kg होना एट अ चाहिए। place the weight of a body is directly proportional to 100। its mass। इट्स मास, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। 100 kg नहीं होना चाहिए, 1 ही kg होना चाहिए, सही बता रहे थे If तुम। the चलो, value of g is constant, which of the following equation is true? भैया weight directly proportional to m। एम, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। Weight is a vector quantity because it has, भैया option C, both magnitude and direction। वेरी गुड, अब इसका आंसर बताओ। The direction in which the weight of a body acts is, the weight of body acts downwards vertically। वर्टिकली डाउनवर्ड, वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। What does the weight of a body change from? Why does the weight of the body change from place to place? Because the value of g acceleration due to gravity changes। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। In interplanetary space, the astronaut feel weightless because the value of g becomes 0। द वैल्यू ऑफ बी कम 0, आ जाओ। अब इसका आंसर बताओ। As a body moves from the surface to the center of the earth, the value of acceleration due to gravity decrease and becomes 0 at center। वेरी गुड, आओ। अब इसका आंसर बताओ। The weight of a body at the center of earth is 0। वेरी गुड, अब इसका आंसर बताओ। The weight of a body becomes 0 at the center of the earth because, भैया option B, the value of g acceleration due to gravity becomes 0। वेरी गुड, अब आओ इसका आंसर बताओ। Which instrument is used to measure the weight of an object? भैया spring balance। स्प्रिंग नहीं बैलेंस, वेरी गुड, है ना, स्प्रिंग बैलेंस, याद रख लेना। भैया, ये जो तो वेइंग स्केल फोर्स। है, ये तुम्हारा मास को मेजर करता है। अच्छा। ये आ जाओ। अब इसको बताओ आंसर। A spring balance measures the weight of an object based on, भैया B, the extension of the string balance due to the gravitational force। वेरी गुड, अब इसका आंसर बताओ। The weight of an if the weight of an object is 100 grams, its force in Newton is approximately 98 newtons। नहीं, नहीं नहीं, 9.8 न्यूटन्स। नहीं, 100 भैया ग्राम। 100 अगर मान लो कि ग्राम। तुम्हारे बॉडी का मास 100 ग्राम है, ठीक है, हाँ तो जो तुम्हारा उसमें जो फोर्स लगा रही है अर्थ उसको घसीट रही अपनी तरफ, वो 1 न्यूटन का है। और अगर मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि अब तुम्हारा 1 kg हो गया, तो 1 kg मतलब कितने ग्राम के बराबर होता है, बताओ मुझे। भैया, 1 kg 1000 ग्राम। 1000 ग्राम मतलब कि 1000 ग्राम फिर किसके इक्वल होता है? वो होता है तुम्हारा, बेसिकली आपका होता है 9.8 न्यूटन के होता है। ठीक, इस चीज को याद रख लेना। तो इसका मतलब है, अगर तुमसे कभी पूछे कि बॉडी का जो मास है वो तुम्हारा 100 ग्राम है, तो उसमें अर्थ कितना फोर्स लगा रही, कितना वेट होगा उसका, तो तुम क्या बोलोगे? 1.1 न्यूटन, सॉरी 1 न्यूटन। लेकिन अगर जैसे तुमसे बोले कि अगर बॉडी का मास इस बार 1 kg रख दिया, तो फिर तुम क्या आंसर दोगे उसका? 9.8 न्यूटन दोगे। ठीक 9.8। है, ये यहाँ इसका सी भी आंसर हो सकता था, लेकिन बी आंसर इसका ज्यादा करेक्ट है। ठीक है, तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक, अगला बताओ। A spring balance give readings, reading in weight and Newton। वेट एंड न्यूटन। वैसे वेट और न्यूटन की जगह पता है क्या लिखना चाहिए? मास और तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वेट, तो ज्यादा अच्छा लगता।
है ना ये। लेकिन तुम्हारा सही है, चलो ठीक है। अगर तुम्हें इतना कंसेप्ट समझ में आ गया तो इसका मतलब है कि अब मैं तुमसे पूछ सकता हूँ कि चलो मान लो कि अगर मैंने बोल दिया कि ये एक अर्थ है, और अर्थ का तुम अगर तुम इक्वेटर पे खड़े हो, एक एक पोजीशन ए है जब तुम इक्वेटर में खड़े थे, और एक पोजीशन वो है जब तुम पोल में खड़े थे, और मैं तुमसे पूछूं कि मुझे बताओ इस समय वेट तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, तो तुम मुझे बताओ वेट तुम्हारा सबसे ज्यादा कहाँ होगा, ए में होगा या बी इक्वेटर में? पे। अच्छा, इक्वेटर पे तुम्हारा वेट सबसे ज्यादा होगा। भैया सबसे कम तो कोर पे होगा, 0 हो जाएगा। गधे कहेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू सबसे ज्यादा कहाँ होती है? सबसे ज्यादा भैया पोल्स में। पोल में होती है। तो मुझे बता, जब अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ W इक्वल टू एम जी, और मैं बोल रहा हूँ कि जी की वैल्यू बढ़ रही है, सबसे ज्यादा बढ़ रही है, तो फिर वहां वेट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। बढ़ेगा। तो फिर मैं पूछता हूँ एक बार, मुझे बता, अगर मैं बोलता हूँ कि तू अगर इक्वेटर में खड़ा है, उसको मैंने पोजीशन बोल दिया ए, और मैंने बोल दिया कि इस बार तू पोल में खड़ा है, उसको मैंने बोल दिया पोजीशन बी, तो मुझे बता सबसे ज्यादा वेट तुझे कहाँ महसूस होगा? सबसे ज्यादा जहाँ सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, पोल्स पे। हाँ, और कहाँ सबसे ज्यादा होती है? पोल्स पे। पोल्स पे होती है। तो इसका मतलब एट अ पोजीशन बी यू विल फील मोर वेट देन एट अ पोजीशन ए, बिकॉज ए हैज अ लेसर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। है ना, इतना समझ अच्छा। में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया। आ गया। अब ये देखो, ये तो मैं बात कर रहा हूँ अर्थ की, है ना, ये बात क्या कर रहा हूँ, अर्थ की बात कर रहा हूँ, इनकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात कर रहा हूँ कि हाँ तुम्हारे सेंटर पे मतलब इक्वेटर पे लो होती है, और आपके मतलब क्या कहते हैं पोल पे ज्यादा होती है ना। ठीक ऐसे ही मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा ये मून है, मैं अगर मून दिखा देता हूँ, तो मून की भी ऐसी होती है, मून के इक्वेटर में लो होती है, और आपके उनके मून के पोल में सबसे ज्यादा होती है। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि मैं अगर कंपेयर कराता हूँ, मैं तुमको बोलता हूँ कि चलो तुम इक्वेटर में जाके अर्थ के मून में जाके खड़े हो जाओ, और अगर मैं बोलता हूँ कि इस बार पोल में खड़े हो जाओ, तो तुम क्या बोलोगे कि भैया जो मेरा वेट है वो पोल में ज्यादा था, उसमें मतलब क्या कहते हैं इक्वेटर में कम था। तो तुम, मैं बोलूंगा ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बोलोगे क्योंकि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पोल में ज्यादा होती है और आपकी इक्वेटर में कम होती है। मैं बोलूंगा ऐसा क्यों? क्योंकि तुम बोलते हो क्योंकि भैया ये आपका वही, वो आपका मतलब क्या कहते हैं ग्रेविटेशन, वो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। कांस्टेंट की हाँ। वजह से आ जाता है, ये सब आ जाता है। चलो ठीक, मैंने समझ में आ गया। लेकिन अगर मैं बोलता हूँ कि चलो इस बेसिस पे अगर हम जो वैल्यू निकालते थे, है ना, जो आपका मतलब क्या कहते हैं एक वैल्यू निकालते थे, कितनी वैल्यू आती थी? तो तुम बोलते थे कि भैया जो वैल्यू आती थी वो हमको ये बताती थी कि हाँ यार, अगर आप मान लो कि अगर आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अर्थ में अगर आपका 9.8 है, तो वो आपका मून में उसका जस्ट हाफ मतलब 1/6 हो जाता था, 1.6 के समथिंग हो जाता था। मतलब कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अर्थ में अगर कहीं भी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एक्स है, तो वो तुम्हारा मून में आते ही वो कितना हो जाएगा, उसी पोजीशन में कितना हो जाएगा, x/6 हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि अर्थ में तुम्हारा जो वेट था, है ना, वेट में बोलता हूँ 1 न्यूटन था, तो इसका मतलब है क्या 1 न्यूटन तुम्हारा तुम्हारा मून में भी वही रहेगा? नहीं, मून में नहीं रहेगा। मून में क्या हो जाएगा, जस्ट उसका उल्ट, जस्ट उसका मतलब 1/6 हो जाएगा। 1/6 कैसे? 1/1/6। तो इसका मतलब है कि अगर मान लो कि अर्थ में तुम्हारा 1 न्यूटन था, तो तुम्हारा यहाँ कितना हो जाएगा, 1/6 न्यूटन हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना। तो कभी भी अगर मान लो कि तुमसे बोलता हो कि तुम्हारा यार ये जो अर्थ में वेट है वो 16 न्यूटन है, तो तुम्हारा मून में कितना हो जाएगा? भैया मून में 60 इंटू 1/6। हाँ, कितना हो जाएगा? भैया इसका 10 1.6 हो जाएगा। गधे, 60 से मल्टीप्लाई कराएगा तो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। क्या हाँ। बोलेगा डायरेक्ट? 10 न्यूटन। मतलब कि अगर भैया मेरा अर्थ में वेट अगर 60 न्यूटन है, तो मेरा यहाँ 10 न्यूटन हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। चलो वेरी गुड, है ना। तो अभी देखो, मैं तुमको बताता हूँ। ठीक, अभी ये जो मैंने बोला ना कि यार भैया ये 1/6 हो जाएगा, ये 1/6 कैसे हो जाएगा उसके बारे में समझाता हूँ। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि ये एक अर्थ है, और ये एक तुम्हारे एक मून है, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलरली हम एक बॉक्स है ना, उस बॉक्स का वेट चेक कर रहे हैं कि नहीं, जो आपने भैया बताया ना कि नहीं यहाँ 60 होगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, ये कैसे होगा, 1/6 कैसे हो रहा है, ये मेरे को प्रूफ करके दिखाओ। तो चलो कंसीडर करते हैं कि इसका जो बॉक्स का जो मास है, उस बॉक्स का मास मैं ले लेता हूँ, m ले लेता हूँ, ठीक है। तो मुझे बताओ, अगर मैं बोल देता हूँ कि यार ये जो मून में जो इसका मास होगा, तो मैं क्या उसको बड़े आराम से ऐसे लिख सकता हूँ, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं तुम्हारा ये WM, है ना, ये डब्ल्यू एम का मतलब क्या है कि मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कहा कि जो इसका वेट है, इस बॉक्स का जो वेट है वो बेसिकली WM है, जब मैं उसको मून में चेक कर रहा हूँ। तो मुझे बताओ पहले इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया?
अभी हाँ हम केवल भैया। पहले मून की बात कर रहे हैं। मतलब कि अगर मान लो कि मैंने बोल दिया कि एक बॉक्स है उसका मास m है, तो अगर मुझे मून में अगर उसका वेट लिखना है तो मैं कैसे लिख सकता हूँ, WM, मतलब कि उसका वेट और उस पर्टिकुलर उस मास का जो मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मैंने बस केवल अभी इतना समझाने की कोशिश कर दी। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब सपोज करते हैं कि इस मून का जो मास है वो m है। कितना है? वो m है, और इसका रेडियस कितना r है। तो मुझे मालूम है कि भैया आपने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग आपने फोर्स की वैल्यू निकालना सिखाया है, और फोर्स की वैल्यू क्या होती है? F इज इक्वल टू कैपिटल G m और m अपॉन आर स्क्वायर। और ये जो आपका बेसिकली फोर्स होता है भैया, यही तो आपका वेट होता है, क्योंकि आपने यही तो बताया कि किस फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट आपको अट्रैक्ट कर रही है। तो मैंने क्या कर दिया, इसको W लिख दिया। तो मैंने इस जगह W लिखा, और ये W किसका है? ये W क्या है? वेट। वेट किसका चेक किया जा रहा है? इस मास का चेक किया जा रहा है, इस वाले बॉक्स का चेक किया जा रहा है। तो मैंने यहाँ कर दिया। फिर मैंने क्या लिखा, इसको G लिखा, M लिखा जो कि तुम्हारे मून का मास है, और ये M किसका मास है? ये तुम्हारा बॉक्स का मास है। और फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा? ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना ये पहले चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई? इतना आया? हाँ भैया। आ गया? आई। ठीक, वेरी गुड। अब देखो, अब हम हमें मालूम है कि भैया जो अर्थ का जो मून का जो रेडियस होता है, अर्थ का रेडियस उसका 4 गुना होता है। 4 गुना मतलब कि 4r हो जाएगा। और जो अर्थ का जो मास होता है वो तुम्हारा मून के मास से जस्ट 100 टाइम्स होता है। तो अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि मून का मास के यहाँ मून का मास हमने केवल 1 ले रखा है, तो इसका मतलब है कि यहाँ मून का मास हम कितना लेंगे? 100, मतलब क्या कहते हैं, 100 ले लेंगे, 100 मास ले लेंगे। तो अगर इस हिसाब से अगर मैं इसका फोर्स निकालता हूँ, तो मैं चलो इसमें चेक करता हूँ कि अगर यही बॉक्स अगर मेरे को यहाँ चेक करना होता तो उसका वेट कितना होता, तो मैं क्या लिखूंगा? F इक्वल टू G M अपॉन आर स्क्वायर। और लेकिन यहाँ G, यहाँ जो तुम्हारा सॉरी यहाँ जो मास है, मास कितना हो रखा है? 100 हो रखा है। तो मैं इसकी वैल्यू क्या लिखूंगा? ये तुम इसको फोर्स, मतलब ये इस पे कितना वेट लगा रहा है, तो मैं क्या लिख दूंगा? वेट। वेट इक्वल टू ई। ये जो m है ये मून को बता रहा है कि यार तुम्हारा ये जो वेट ऑफ द बॉक्स है ये मून में चेक किया जा रहा है, ये उसके हिसाब से फोर्स की वैल्यू बता रहा है। और मैं इस बार वेट चेक कर रहा हूँ तुम्हारे अर्थ में चेक कर रहा हूँ, तो अर्थ में कितना हो गया तुम्हारा? उसका अर्थ का मास हो जाएगा। अर्थ का मास मैंने 100 टाइम लिख दिया। फिर उसके बाद फिर मतलब क्या कहते हैं, उस बॉडी का मास लिख दिया, ये m वाले बॉक्स का लिख दिया। और फिर ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ ये जो तुम्हारा सॉरी ये तुम्हारा रेडियस ऑफ द स्क्वायर मैंने ये लिख दिया। और फिर मैं क्या करता हूँ, इसी इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर देता हूँ। कैसे डिवाइड कर दूंगा? वेट इन द बॉडी, वेट ऑफ द बॉडी इन मून अपॉन वेट इन द बॉडी इन अर्थ। मैंने क्या किया इधर? G M अपॉन आर स्क्वायर। और फिर उसके बाद इधर मैंने लिखा G इंटू 100 M अपॉन आर स्क्वायर। तो मुझे मालूम है कि जब ये ऊपर जाएगा तो आर स्क्वायर नीचे आ जाएगा, तो मतलब कुछ इस तरीके से हो जाएगा GM इंटू आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू G इंटू M 100M इंटू M, ये हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और ये रेडियस तुम्हारा इसका 4 गुना है ना, ये इस बार 4 हो गया, तो 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये 16 हो जाएगा, है ना? तो इसकी टोटल वैल्यू कितनी आ जाएगी? 16 आ जाएगी। तो ये जो ऊपर जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, ठीक, जिसको मैंने आर स्क्वायर वैल्यू से लिख रखा है। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसमें कंफ्यूजन है, पहले मेरे को इतना बताओ। हाँ भैया आ गया। आ गया? तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो ये टोटल किसके इक्वल आ जाएगा? वेट ऑफ मास अपॉन वेट ऑफ ई इक्वल टू कितना आ जाएगा? 16/100। और जब 16/100 को भी सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1/6। इसका मतलब क्या है कि जो तुम्हारा वेट, अगर मैं वेट निकालू किसका? मून पे निकालता हूँ, तो मून पे निकालूंगा तो इसका मतलब क्या है? इसको मैं इधर ट्रांसफर करूंगा, और जब इधर ट्रांसफर करूंगा तो 1/6 इंटू ये तुम्हारा हो जाएगा अर्थ। मतलब कि अगर आपको मून पे अगर वेट चेक करना है तो जो आपका अर्थ में वेट है आप बस केवल उसको 1/6 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका वेट आ जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ही प्रोपोर्शनल है तुम्हारे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के। और हमें मालूम है कि भैया जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंगली जो आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है वो 1/6 होता है आपका, मतलब क्या कहते हैं, अर्थ और मून के कंपैरिजन में। मतलब कि अगर मून में आपका 60 होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो आपका मून में वो 10 हो जाता है, क्योंकि 1/6 होता है। तो ठीक वैसे ही अगर 1/6 होता है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के सेंस में मैं वेट भी ऐसा बोल सकता हूँ कि अगर अर्थ में अगर वेट अगर आपका 60 न्यूटन है तो 1/6 से मल्टीप्लाई कराऊंगा तो उसमें आ जाएगा 10। तो मतलब कि मून में आपका वेट कितना हो जाएगा? 10 न्यूटन हो जाएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? चलो आओ अभी दिखाते हैं इसको, है ना, इसको बताते हैं।
ठीक, छोटा सा है, ज्यादा बड़ा नहीं था, ठीक है, यही चीज जो मैंने तुमको समझाने की कोशिश की, ठीक है। तो जैसे इसको देखो, ये क्या बग्गी है ना, इस बग्गी को देखो, है ना, ग्रैंड ट्रिक्स मून है ना, अपोलो 16 का मिशन हुआ था जब वहां, तो ये देखो ये बग्गी है, इसका जो वेट है ये मून पे हल्का है और ये तुम्हारा अर्थ पे ज्यादा भारी है। और मैं बोलता हूँ कि अर्थ पे कितना हल्का है, मतलब वो सॉरी, मून पे कितना हल्का है अर्थ के कंपैरिजन में, तो तुम क्या बोलोगे, भैया ये 1/6 टाइम हल्का है। मैं बोलूंगा ऐसा क्यों हो रखा है, तुम बोलोगे क्योंकि भैया बात ऐसी है, क्योंकि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू जो ग्रेविटी जो वैल्यू होती है वो तुम्हारी 1/6 होती है एज कंपेयर टू अर्थ टू द मून। मून में 1/6 हो जाती है, वो चीज है। तो इसका मतलब क्या है कि जो बग्गी है, जो बग्गी का वेट है मून में, वो केवल 1/6 वेट होगा, जो कि एक्चुअली में जो उसके अर्थ में पाया जा रहा होगा। ये है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो इसका आंसर बताओ। Why is the weight of an object on moon less than its weight on earth? भैया the moon's mass and radius are smaller than earth's. वेरी गुड, आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। The gravitational force of the moon is approximately what fraction of the gravitational force of earth? भैया 1/6 B. वेरी गुड, आओ अब इसका आंसर बताओ। If an object has a weight of 6 Newton on earth, what would be its weight on the moon? भैया 6 न्यूटन का है, 6 तो भैया 1 हो जाएगा, 1। 1 हो जाएगा, वेरी गुड, आओ अब इसका आंसर बताओ। The mass of a moon buggy on the moon is the mass of a moon buggy on the moon. भैया 1/6 of its earth on mass. खा गया ना धक्का, यहाँ वेट लिखा है क्या? मास वेट होता अच्छा तो नहीं, 1/6 होता। सेम 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 हाँ, सेम। समझ में आ गया, वो दोनों सेम ही रहेगा, इस चीज को याद रखो, है ना। ये आप देखो, तुम शो करके दिखाते हैं, जैसे मान लो कि ये क्या एस्ट्रोनॉट है ना, मान लो कि इसका वेट, इसको मेरे को बताना है, तुमको ये बताना है कि नहीं यार, जो इसका वेट होता है वो 1/6 होता है, जो आपने भैया बताया ये कैसे हुआ, तो मैं इसको बताता हूँ। जैसे मान लो कि इसका वेट है, उसको मैं लेट कर लेता हूँ, उसका मास कितना है, एम है, वेट नहीं मास, मैंने कितना बताया कि इसका मास कितना एम है, और मास कभी बदलता नहीं है। तो इस हिसाब से अगर मैं बोलता हूँ कि इसका मून में फिर कितना मास हो जाएगा, तो मैंने लिख दिया WM लिख दिया, मतलब कि वेट इन मून, ये हो गया। तो और मैं अगर चेक करता हूँ कि भैया इसका वेट कितना होगा फिर मून में, तो मुझे क्या पता होना चाहिए कि यार फोर्स कितना लगा रहा है, मून कितना फोर्स लगा रहा है, और मून का अगर फोर्स चेक करना है, तो उसका मतलब है यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन की वैल्यू निकालनी है। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए, मून का मास चाहिए, मून की रेडियस चाहिए। तो मैंने मून का मास m ले लिया, मून की रेडियस r ले ली, और मैंने फॉर्मूला लगा दिया यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन का, जो कि क्या है तुम्हारा, फोर्स इक्वल टू G m m/r²। और मुझे मालूम है कि भैया वेट को मैं फोर्स के कंपैरिजन में इक्वल लिख सकता हूँ, क्योंकि भैया मेरे को फोर्स निकालना है, और फोर्स बेसिकली फोर्स ही आपका ग्रेव मतलब वेट होता है। तो मतलब कि एक उस मास का वेट उस मून में कितना है, वो उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के वैल्यू से बड़े आराम से निकल आएगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले इतना बताओ। हाँ भैया। आ गया, ये हो गया, चलो ठीक, ये क्वेश्चन हमने 1 ले ली, और हमने ये बता दिया कि हाँ, अगर आपको किसी भी ऑब्जेक्ट का अगर वेट चेक करना है मून में, तो आप बेसिकली क्या करोगे, इस वैल्यू के साथ अगर आप पुट कर दोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी, आपका वेट निकल कर आ जाएगा। चलो ठीक है, लेकिन भैया आपको मुझे ये बताओ कि ये आपने 1/6 कैसे बोल दिया कि नहीं, ये 1/6 ही होगा, जो अर्थ में जो वेट होगा वो मून में 1/6 हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, चल एक काम करते हैं, इस बार इसी वेट को हम लोग मतलब क्या कहते हैं, अर्थ पे निकाल लेते हैं। तो तुमने क्या किया, चलो भैया अर्थ पे निकालते हैं, तो अर्थ पे अगर वेट निकालना है, तो मतलब अर्थ का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला लगाना है। अगर वहां निकालना है तो उसका मतलब है अर्थ का मून पता होना चाहिए और अर्थ का मास पता होना चाहिए। और हमें मालूम है कि भैया जो अर्थ का जो मास होता है वो 100 टाइम्स ऑफ मून होता है, क्योंकि हमको वैल्यू कैसे निकालनी है, मून के कंपैरिजन में निकालनी है। तो इसका मतलब है कि अगर मैं मून के कंपैरिजन में अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स चेक करता हूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि अर्थ का मास 100 गुना है, और उसका रेडियस भी कितना है, मून के कंपैरिजन में 4 टाइम्स बढ़ा हुआ है। तो इस हिसाब से अगर मैं फॉर्मूला रखता हूं, तो मैं फॉर्मूला क्या रखूंगा, इस तरीके से रख सकता हूं कि हाँ, वेट तुम्हारा अर्थ में मून के कंपैरिजन में क्या हो जाएगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट G 100m, जो कि तुम्हारे किसके इक्वल हो रखा है, तुम्हारे उसके मून के कंपैरिजन में एक तरीके से, और ये मास ऑफ बॉडी, और ये अपॉन r²। और जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारे, ये आ गई वैल्यू। हाँ चलो ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ भैया, अगर मान लो कि मैं इस
इस बॉडी की वेट को अगर मैं अर्थ में चेक करता हूँ मून के कंपैरिजन में, तो मेरे को मास 100 m लेना पड़ेगा, और आपका मास ऑफ बॉडी हो गया, और रेडियस भी आपको 4 टाइम लेना पड़ेगा, तो 16 r² हो गया। और फिर जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मैं क्या करना है, सॉल्व मतलब डिवाइड करना है, क्योंकि मेरे को इन दोनों को कंपेयर करना है। कंपेयर करने के लिए हमेशा डिवाइड किया जाता है, और जब मैं कंपेयर करूंगा तो मैं इसको डिवाइड कर दूंगा, और जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो एक कट कटा के तुम्हारे क्या आ जाएंगे, वेट इन मून अपॉन वेट इन अर्थ इज इक्वल टू 16/100, मतलब कि 1/6। और 1/6 का मतलब क्या हो गया कि आपको अगर वेट चेक करना है मून में, तो वेट ऑफ द मून किसके बराबर हो जाएगा, बस केवल वेट ऑफ अर्थ को आप राइट साइड लेके जाओगे तो मल्टीप्लाइड में आ जाएगा, तो ये हो गया वेट ऑफ अर्थ। आराम से बड़े आराम से निकल आए, ये चीज है ना। तो अगर तुमसे कभी भी कोई डिफरेंस पूछे मास और वेट का, तो मास को तुम क्या बोलोगे कि भैया मास एक तरीके की क्वांटिटी है, कि वो क्वांटिटी या फिर मैटर ऑफ क्वांटिटी, मतलब कि एक कितना माल और मलीदा तुम्हारा उस ऑब्जेक्ट के अंदर भरा हुआ है। और अगर मुझे उसको कैलकुलेट करना है तो भैया मैं उसको केजी से कैलकुलेट करूंगा, और ये हमेशा कांस्टेंट होता है, स्केलर क्वांटिटी में होता है, ये कभी आपका जीरो नहीं हो सकता ये है। लेकिन अगर कभी भी भैया मेरे को वेट बताना होगा, तो मैं वेट को ऐसे बताऊंगा कि भैया एक अर्थ कितना फोर्स लगा रही किसी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर ऑफ अर्थ में ले जाने के लिए, उसी को मैं वेट बोल दूंगा। और अगर मैं फोर्स बोल रहा हूँ तो मैं उसको न्यूटन बोल सकता हूँ। और ये कभी भी भैया कांस्टेंट नहीं होता, क्योंकि भैया ये हमेशा चेंज होता रहता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। लेकिन मास आपका कभी बदलता नहीं, तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये हो गया। और आपका जो वेट है वो आपका जीरो भी हो सकता है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आपके इंटर स्पेस में भी जीरो हो रखी है, आपके सेंटर में भी जीरो हो रखी है, तो वहां जीरो हो सकता है। और उसके साथ साथ भैया हमें ये भी पता चल गया कि अगर मान लीजिए कि आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 1/6 है आपका मून में, आपका अर्थ के कंपैरिजन में, तो इसका मतलब है वेट भी 1/6 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर वेट अगर अर्थ में 60 है, तो आप अगर अब मून में निकालना चाहते हो तो जस्ट उसका 1/6 से मल्टीप्लाई करा दो, आपकी वैल्यू आ जाएगी 10, मतलब कि आपका मून में कितना वेट हो जाएगा, 10 न्यूटन वेट हो जाएगा। तो मुझे बताओ मास और वेट में अंतर समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो ठीक है। अब इसका आंसर बताओ। According to the provided text, the mass of Earth is approximately how many times greater than the mass of Moon? हम्म, भैया मुझे बताओ। it's got 100 times. हाँ 100 टाइम्स है ना, 100 टाइम्स होता है ये। आप बताओ इसका आंसर बताओ। The ratio of the radius of Earth to radius of the Moon is approximately 100:1. गधे, पूछ रहे रेडियस, मास नहीं पूछा। Radius भैया 16:1. गलत, 16:1 नहीं होगा, 4:1 होगा, मतलब 4 गुना होता है ना। जैसे मान ली कि ऊपर वाला अर्थ है, नीचे वाला मून है, तो अगर ऊपर वाली की वैल्यू अगर तुम्हारे 4 है, तो नीचे वाली वैल्यू की 1 होगी। अगर नीचे वाले वैल्यू की अगर 2 हो जाएगी, तो ऊपर वाले वैल्यू की 8 हो जाएगी, मतलब कि 4 गुना है जस्ट उससे। तो अगर 4 गुना है तो उसका वैल्यू क्या आएगा, 4:1 है ना, ये हो जाएगा। समझ में आ गया? आज आप इसका आंसर बताओ। The weight of an object on Moon is shown to be what fraction of its weight on the Earth? भैया 1/6. सोच, पूछ रहा है कि मुझे बता मून में वेट कितना होगा, उसके हिसाब से कौन सा फ्रैक्शन लगेगा वेट ऑफ अर्थ के साथ। तो तुम क्या लिखोगे, 1/6 इंटू वेट इन अर्थ, है ना। समझ में आ गया कि नहीं आ गया बताओ? हाँ भैया। सही है एकदम। चलो आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ। The universal law of gravitation is used to derive the weight of an object on both the Earth and Moon. The formula for weight on the Moon Wm is given. भैया Wm is equal to भैया ऑप्शन बी। अच्छा, ऑप्शन बी नहीं भैया एक सेकेंड, सी भैया सी। सी होता है, प्लस होता है। हाँ सो- मल्टीप्लाई नहीं होता ये। गधे कहीं के, WM इज इक्वल टू कितना होता है, GMM/R² होता है। हाँ तो ये इसमें से 4 ऑप्शन में कौन सा लिखा हुआ है ऐसा? M/R²। वैसे समझा नहीं मतलब क्या। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मुझे बता, अगर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का अगर फॉर्मूला मुझे बताना है, इस सेंस में कि मैं बड़े आराम से मतलब क्या कहते हैं वेट ऑफ मून बता सकूं, तो वेट ऑफ मून मतलब ग्रेविटेशन फॉर्मूला तुम्हारा मून का, तो मून का ग्रेविटेशन फॉर्मूला क्या होगा फिर, F इज इक्वल टू GMM/R²।
यही होगा कि हाँ नहीं होगा बताओ मुझे। तो ये जी एम एम अपॉन आर स्क्वायर इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन है फिर? mm अपॉन भैया m इंटू ये तो वो है ऑप्शन ए है। हाँ ऑप्शन ए है। ये जो सिंबल बना है ये डिवाइड का बना हुआ है, समझ में आ गया कि नहीं बना? ये किस चीज का सिंबल बना है? ये डिवाइड का बना हुआ है, जिसको डिवाइड। पर बोलते हैं। आप बता, इसका बता आंसर। Which of the following is the quantity of matter contained in an object? क्वांटिटी भैया मैटर, क्वांटिटी ऑफ मैटर है मास। मास, वेरी गुड। आजा अब इसका आंसर बता। द SI यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम बी। किलोग्राम। चलो आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज द फोर्स with which it is attracted towards the center of earth। हाँ ठीक है, लेकिन ये वेट ऑफ द अर्थ ऑब्जेक्ट कहाँ चेक किया जा रहा है? अर्थ में चेक किया जा रहा है। अगर मुझे मून में चेक करना होगा तो मैं इस जगह काट के मून लिख दूंगा। ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बताओ। when can the weight of an object be zero in an interplanetary space? वेरी गुड है ना। ये या तो आप सेंटर पे जा रहे हो तो हो गया। आ जाओ ये। सेंटर वाला ये ऑप्शन ही नहीं है। ठीक, कोई बात नहीं। अब जैसे देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, बोलेगा मुझे बताओ अगर बॉडी का मास 5 kg तो उसका वेट कितना होगा। और ये जो तुमको चेक करने की बात कर रहा है ये तुम्हारे अर्थ में चेक करने की बात कर रहा है। तो मुझे बताओ भैया वेट का फॉर्मूला क्या होता है? 9.8 वेट का फॉर्मूला क्या भैया होता है? 9.8 से वेट का फॉर्मूला m इंटू जी। वेट इज इक्वल टू एम इंटू जी। और मास की वैल्यू कितनी दे रखी है? मास 5 kg। 5 kg दे रखा है, वेरी गुड। और मुझे तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? ग्रेविटेशनल वो ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये क्या है तुम्हारा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। तो मुझे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? 9.8। 9.8। और जब तुम इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आ जाएगा 49। अब मुझे बताओ इस 49 के साथ आगे कुछ यूनिट लगाई जाएगी? भैया इस पे लग जाएगी kg मीटर पर सेकंड। हाँ क्या लिख सकते हो? या तो इसको लिख सकते हो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या फिर क्या लिख सकते हो? या फिर भैया न्यूटन लिख सकते हैं। हाँ, या तो हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, क्योंकि भैया वेट बेसिकली एक तरीके का फोर्स ही होता है ना। और जो कि अर्थ लगा रही होती है कि आप कितना उसको सेंटर तक लेके जा सकती है। तो ये हो गया। आ जाओ, है ना। तो ठीक इसी तरीके से निकाल लिया। अब आ जाओ, ये दूसरा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि मुझे बताओ ऑब्जेक्ट का मास कितना होगा अगर बॉडी का वेट जो है वो 49 न्यूटन है। तो मुझे तो फिर फॉर्मूला क्या लगेगा? भैया इसमें लग जाएगा वो इस बार बॉडी का वेट मास बता दिया और पूछा कि मास बता बताओ देगा। कितना है। हाँ वेट बाय मास इज इक्वल टू W पहले क्या बोलोगे डिवाइडेड भैया? बाय। ऐसे बोल दोगे। पहले क्या बोलोगे हाँ कि भैया वेट इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और भैया फिर इसके टर्म में बड़े आराम से मास निकाल सकते हैं कि वेट हाँ अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इक्वल टू मास। और भैया मास और आपका वेट कितना है? 49 हो रखा है। और मुझे मालूम है कि भैया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कितनी होती है? एक्सेलरेशन 9.8 9.8 होती ऑन है। अर्थ। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो फिर वैल्यू कितनी आ जाएगी भैया? अभी ऊपर पीछे 49 निकाला था तो कितना आ जाएगा? हाँ 5। कितना आ जाएगा? 5। 5 तो मुझे बताओ 5 मास को 5 से लिखोगे, कोई यूनिट लगाओगे? भैया kg। केजी हो गया। आराम से मैंने क्या लिख दिया? केजी लिख दिया। ये हो गया, है ना। सिंपल एस्थेटिक आंसर हो गया। आ जाओ, अब आ जाओ एमसीक्यू 3 में आते हैं, है ना। ठीक, आप क्वेश्चन क्या बोला? क्वेश्चन पढ़ो और फिर A उसके बाद इसका man गिवन लिखेंगे। weighs पढ़ो पढ़ो। a man weighs 600 Newton on the earth. What is his mass? Take G 10 meter second. If he was taken to the moon, his weight would be 100 Newton. What is the mass on the moon? What is the acceleration due to gravity on the moon? तो पहले सबसे पहले क्वेश्चन में क्या क्या लिख रखा है वो देखो। पहले क्या लिख रखा है? वेट इन द अर्थ, है ना। वेट इन द अर्थ तो मैं कैसे लिख सकता हूँ? वेट इन अर्थ इज इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ? 600 न्यूटन लिख दिया मैंने। न्यूटन। ये आप बोल रहे हैं कि मुझे इसका मास बताओ, तो मुझे बताओ क्या मास के लिए कोई फॉर्मूला होता है? हाँ भैया मास के लिए W बाय G। हाँ, डब्ल्यू इक्वल टू एम इंटू जी, या है ना। तो अगर मुझे मान लो कि मास निकालना है तो मैं डब्ल्यू इक्वल टू जी इक्वल टू तुम्हारा क्या लिख दूंगा? मास लिख दूंगा। हम वेट कितना लिख रखा है? तो उसने 600 लिख रखा है। और जी की वैल्यू कितनी बताती है इस बार रखने के लिए?
भैया 9 10 दे रखी है 10 दिया है, तो इसका मतलब है कि मास की वैल्यू इस बार कितनी आ जाएगी? भैया मास की वैल्यू इसमें 600 बाई 60 60 आ जाएगी। 60 के साथ क्या लगाओगे? बस 60 के साथ भैया केजी। केजी। ठीक, वेरी गुड। अब बोल रहा है कि इसी बॉडी को, अब इसी बॉडी को अगर मान लो मैं मून में लेके जाता हूं, तो उसका वेट 100 न्यूटन हो जाता है। समझ रहा हो? उसका वेट 100 न्यूटन हो जाता है। तो मुझे बताओ कि उसका मास कितना होगा मून में? बताओ मुझे। अगर मान लो कि यही जो बॉडी है, उसी बॉडी जिसका मास तुम्हारा 60 केजी है, और अगर मैं उसको मून में जब लेके जाता हूँ तो उसका मास जो हो जाता है वो 100 न्यूटन हो जाता है। तो मुझे बताओ उसका मास कितना होगा फिर? गधे, मास सेम होता है, क्या बोलेगा कि भैया मास हमेशा हाँ सेम होता सेम है, होता है हाँ। मास कभी भी चेंज नहीं होगा। ये मैं उस जगह क्या मतलब क्या कहते हैं वो निकाल सकता हूँ कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा। मैं क्या लिखूंगा इस जगह? वेट इन मून इज इक्वल टू मास इनटू ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी किधर का है? ये तुम्हारा मून का है, तो ये हो गया। मेरे को मून का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि मास तो हमेशा सेम ही रहेगा। तो वेट इन मून कितना बता दिया उसने? 100 न्यूटन बता दिया। और फिर इधर साइड में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून वो कितना होता है तुम्हारा? 1/6 होता है। तो 1/6 मतलब कितना होता है तुम्हारा? 1.63, या फिर 1/6 बोलूंगा तो मैं 1.63 भी वैल्यू लिख सकता हूँ। ये हो गया। और अगर मैं मान लो कि सॉरी सॉरी सॉरी, ठीक है, मैंने डायरेक्ट ही वैल्यू बता दी ये। और मैंने मास कितना निकाला अभी पिछले वाले इसमें? मास कितना निकाला बताओ? 60 लगाया, 60 तो केजी। 60 केजी निकाल दिया। और ये मेरे को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इन मून का वैल्यू बड़ा आराम से आ जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो बताओ मेरी वैल्यू कितनी आएगी? ये 1.66 भैया आएगी कि नहीं सॉल्व। आएगी? हाँ जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.66। इसका मतलब है कि अगर मान लो कि अर्थ में अगर आपका मास, आपका वेट अगर 100 न्यूटन है, तो आपका जो मून में है वो आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। अगर आपका अर्थ में वेट आपका 600 न्यूटन है, तो मून में आपका 100 न्यूटन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आपका अर्थ में 10 न्यूटन हुआ करती है, वही आपका मून में कितनी हो जा रही? 1.6 हो जा रही, जो कि बेसिकली कितना है? 1/6 है। तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं? 1/6 से डिवाइड कर देते हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया। ठीक। तो इसी तरीके से एक और क्वेश्चन है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन है। इसको मतलब क्या कहते हैं खुद से लगाने की कोशिश करना। ठीक। अभी उससे पहले क्या है कि एक मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं मतलब कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज मास? ठीक है, इट हैज कांस्टेंट क्वांटिटी, एक्सप्लेन। ठीक, ये हो गया। आराम से इसको मैंने 2 मार्क्स का लिख दिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2, मास इज स्केलर क्वांटिटी, एक्सप्लेन। 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें तो कोई अंतर है नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम हो रखे हैं, है ना? हाँ ये भैया। हो गया। अब इसमें कोई चीज नहीं है। हाँ, इंस्ट्रूमेंट यूज टू कैलकुलेट मास, ठीक है, एंड इट्स एसआई यूनिट। ये हो गया। ठीक है, आ जाओ। आप क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। व्हाट इज वेट? व्हाट इज वेट? ठीक है, व्हाट इज वेट हो गया। फिर उसके बाद में क्या लिख सकता हूँ? हाउ इट इज रिलेटेड टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, है ना? ये भी तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 5 ऊपर लिख देता हूँ। ठीक है, तो इधर आ जाता है, नीचे आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, भैया देखा आज तक मैं अभी आज शांत, तक नहीं था। एक्सप्लेन रीजन वेट इज नॉट अ
कांस्टेंट क्वांटिटी, ठीक है, नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी, डिपेंड्स ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, ये नहीं लिखना, ठीक है, ये लिख दूंगा तो आधा आंसर ही पता चल जाएगा, ठीक है। एक्सप्लेन रीजन व्हाई वेट इज नॉट अ कांस्टेंट क्वांटिटी। इट चेंजेस according to location, ये तुम्हारा आराम से 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। रीजन वेयर weight is more and less and 0 in अर्थ, तुम्हारा 2 मार्क्स का हो गया, ठीक। क्वेश्चन नंबर 7, वेट इन अर्थ इज 6 times the weight in moon, एक्सप्लेन, ठीक है, वाई। आराम से तुम्हारा ये भी 3 मार्क्स का हो गया। क्वेश्चन नंबर 8, फ्रीमैन क्वेश्चन, वेयर weight of object is determined by the weight of object in earth, ठीक है। आराम से तुम्हारा एंड आंसर इट, ठीक है। ये आराम से तुम्हारा मान लो कि 3 मार्क्स का हो गया। तो मुझे बताओ, इनमें से कोई क्वेश्चन है जो तुम्हें समझ में नहीं आया? नहीं भैया। ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कैलकुलेट वेट, माइक ऑफ करो, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट यूज्ड टू कैलकुलेट वेट, ठीक है, एंड एक्सप्लेन व्हाई वेट हैज फैक्टर क्वांटिटी, ठीक है। ये हो गया 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। ये हो गया। फिर उसके बाद और भी कोई क्वेश्चन दे सकता हूँ क्या? हाँ, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था तुम्हारा? 10, ठीक है। वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज sometime equal to the mass of the object at a given place. Explain reason, ठीक है। Explain a reason, ठीक है। आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। अब मुझे बताओ, इन 10 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? नहीं भैया। बता दे रहा। देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है जिसमें बोल रहा है कि मुझे बताओ कि मास क्या है और ये कांस्टेंट होता है, कभी बदलता नहीं है, इसके बारे में बताना है, ठीक। ये हो गया आराम से। अब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 है वो ये बोल रहा है कि मास एक तरीके का स्केलर क्वांटिटी होता है ना। इस चीज को एक्सप्लेन करके बताओ मुझे कि मास एक स्केलर क्वांटिटी होता है। ये हो गया, ठीक है। भैया क्योंकि वो बताना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि मुझे बताओ मास को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है और उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, ये तुमको बताना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 ये है कि मुझे बताओ कि वेट क्या होता है और ये कैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन से रिलेटेड है। तो मतलब भाई डेफिनेशन ही देना है एक तरीके से,
ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 ये मुझे बताओ कि जो वेट है वो कांस्टेंट नहीं होता, ये चेंज होता रहता है लोकेशन के अकॉर्डिंगली, ये मुझे बताना है। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स के हिसाब से हो गया। फिर तुम्हें ये बताना है कि जो रीजन है जहाँ तुम्हारे अर्थ में तुम्हारा वेट सबसे ज्यादा होता है, वेट कम होता है, वेट जीरो होता है, उसके हिसाब से बताना है, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कि जो अर्थ में जो वेट है वो तुम्हारा 6 टाइम होता है वेट के मून के कंपेरिजन में। तो तुम मुझे उसको बताना, एक्सप्लेन कर रहा है रीजन वो ऐसा क्यों हो रखा है। फिर क्वेश्चन नंबर 8 ये है कि मुझे एक क्वेश्चन फ्रेम करो जिसमें तुम्हें ऑब्जेक्ट का वेट निकालना है, तुम्हारे ऑब्जेक्ट का वेट का, जब वो अर्थ और मून के कंपैरिजन के हिसाब से हो, ठीक है। ये चीज हो गया, ठीक। आ जाओ, एक सेकंड को, ये क्वेश्चन हो गया है, ठीक है। याद रखना, मतलब कि एक ऐसा क्वेश्चन बनाना है जिसमें ऑब्जेक्ट का वेट डिटरमाइन करना है मून में, ठीक है। जब आपका ऑब्जेक्ट का वेट तुम्हारा अर्थ में दे रखा हो या ऐसा हो, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 9 ये है कि मुझे बताना है एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट बताना है जो वेट को कैलकुलेट करता है और वेट को वेक्टर क्वांटिटी क्यों बोलते हैं, ये चीज एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। ये आ गया। अब जो क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 ये बोल रहा है कि मुझे बताओ कि हाँ, कि जो वेट है वो मतलब क्या कहते, ये वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सम, हाँ, काफी बार जो वेट होता है वो तुम्हारे मास के इक्वल होता है एक जगह पे, वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में बताना है, रीजन देना है। ये आंसर हो गया, ठीक है। और जो फिर तुम्हारा एक लास्ट क्वेश्चन है, ये जो लास्ट क्वेश्चन है तुम्हारा, एक लास्ट क्वेश्चन डाल देते हैं, ये जो है ना, वन ये वाला, ये ये तो वाला। इसको इसको करके दिखाना है, ठीक। तो ठीक अभी है। मुझे बताओ क्लास समझ में आ गई कि नहीं आ गई, जो आज मैंने पढ़ाया है वेट और मास में क्या अंतर होता है, सब आ गया समझ में। हाँ भैया, कर लूंगा भैया, अगर चलो, काम टाइम मिलेगा तो कर लूंगा। वेरी गुड।